हरे कृष्णा। Yes, Lord. Hare Krishna. So we'll have to begin our podcast. So सबसे पहले हम कर्ण के ऐसे बहुत सारे जीवन प्रसंग हैं जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल हम प्रभु जी से हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी मुझे एक कर्ण का जो लाइफ शुरू होता है तो उसके बारे में मुझे एक सवाल आता है कि कर्ण को धनुर्विद्या सीखना था और उसके लिए वो गए थे परशुराम जी के पास, लेकिन परशुराम जी क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे। तो कर्ण ने, क्योंकि उनको वो सीखना था, उनके अंदर वो लर्निंग स्पिरिट था, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। लेकिन उनका पर्पस तो शिक्षा लेना था। लेकिन फिर बाद में जब कुछ हुआ और परशुराम जी को मालूम पड़ा कि झूठ बोला था, तो फिर उनको वो श्राप दे दिया। और फिर वो एट द मोस्ट क्रिटिकल आवर ऑफ नीड फॉर कर्णा, दैट श्राप एक्ट्स। सो कर्णा के साथ ऐसा हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा। Yes. तो अभी कर्ण जो कैरेक्टर है वो महाभारत में किसी से वो एक हीरोइक कैरेक्टर है, साथ साथ एक ट्रैजिक कैरेक्टर भी है। तो अभी अलग अलग प्रसंग देखते हैं उसमें से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। तो अभी एक तरह से जो परशुराम उनको सिखाने चाहते थे, कर्ण को सिखाने चाहते थे। क्यों चाहता? क्योंकि परशुराम को कैन से इट इज़ कास्ट बट नॉट सो मच कास्ट। परशुराम के लिए क्या था, क्षत्रिय को नहीं सिखा रहे थे। अभी आप कहते थे कि सूत होने के कारण जो है कर्ण का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, पर परशुराम क्षत्रियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेशन इट वाज क्या था कि उनके पिता को एक क्षत्रिय ने मारा था, इसलिए क्षत्रिय के प्रति उनको क्रोध था। तो परशुराम तो वो स्थिति परशुराम की है। नाउ द इशू इज कि वॉज कर्ण मिस्टेक, क्या कर्ण ने कोई गलती की थी या नहीं की थी? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मैं अमेरिका में एक भक्त के घर में था और बताया था कि उन्होंने उनके एक रिश्तेदार को अमेरिका में अपने कंपनी थी उनकी, तो उन्हें वीज़ा पे लेके आए उसको, जैसे क्या वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो स्पॉन्सर करके लेके आए और उनके घर अभी आया था, अपने घर में रह रहा था। तो फिर क्या हुआ, वो जब घर में रह रहा था तो उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम था, उस फैमिली में उसके बच्चे को स्कूल का फीस वगैरह कुछ भी जा रहा, तो उन्होंने इनके घर से पैसे चोरी कर लिया। जिसने लाया था उनके घर में, उनके घर से पैसे चोरी कर लिया। और अभी क्या, बच्चे को स्कूल में फीस दे रहा था, अर्जेंट था। पर बाद में क्या हुआ, ही डिड नॉट टेल इट। बोला कि मैं कुछ तो मैनेज कर लूँगा, नहीं मैनेज करूँगा, कुछ हो जाए, कुछ बताया नहीं। और फिर बाद में उनको पता चला। तो जब उनको पता चला, बोले कि अगर तुम मुझे पैसे मांग लेते थे तो मैं तुमको पैसे देता था, तुमने चोरी किया पैसा। और मोस्ट क्या है कि इट इज़ वन इज़ कि तुम बताते थे मुझे तो मैं समझ आता था, तो जब तुम बताते नहीं हो तो क्या होता है कि जब तुम पकड़े जाते हो तो फिर क्या है कि मतलब यू वॉन्टेड मी टू, तुम मुझे फंसाना चाहते थे। तो कर्ण ने झूठ बोला परशुराम से कि मैं ब्राह्मण हूँ, या उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो शिक्षा प्राप्त करके झूठ बोलना था। पर वो परशुराम ने मेड हिम लाइक हिज फेवरेट, वो परशुराम के बहुत करीब हो गए, परशुराम को ट्रस्ट करने लग गए। तो तभी एट वन पर्टिकुलर टाइम ही शुड हैव टोल्ड कि मैंने आपको झूठ बोला है। क्या है, कभी कभी झूठ बोलना बुरी बात नहीं है, मतलब बुरी बात है, पर कभी परिस्थिति हो जाती है कि बोलना पड़ता है झूठ। पर झूठ एक है कि हमने जो झूठ किया है वो कॉन्फेस करना, और दूसरा है पकड़ा जाना। तो जब आप खुद कॉन्फेस कर लेते हैं तो फिर दूसरा नाराज होगा, कुछ सजा देगा। पर क्या होता है, कम से कम आपने कुछ गलत किया है, उसका आपको एहसास है और आप वो गलती रोकना चाहते हो, वो उसका कुछ तो जेस्चर होता है। पर जब पकड़े जाते हो
तभी मतलब क्या है, तुम तो मुझे फंसाना चाहते थे और कोई बताने वाले नहीं थे। तो अभी अगर वो बताते थे तो दैट वॉज आई थिंक द मिस्टेक, और वो इट इज़ नॉट अ स्मॉल मिस्टेक। अभी कैसे है कि यद्यपि द्रोण और अर्जुन भी द्रोण के प्रिय शिष्य थे, बट वो द्रोण के सैकड़ों शिष्य थे, बट परशुराम का इकलौता शिष्य था कर्ण। तो मतलब क्या है, वो बॉन्ड बहुत क्लोज हो जाता है। तो अभी वो जितना क्लोज बॉन्ड है उसमें कोई झूठ बोलता है तो बिट्रेयल का भाव और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कई बार कर्ण के जीवन में ऐसे होता है कि ही मेड्स मिस्टेक, क्या है, उनके साथ बुरा होता है, बट हमें अगर हम जीवन में देखते हैं तो कई बार वी फोकस ऑन द बैड दैट वाज डन टू अस, बट कई बार ऐसा होता है कि देयर इज बैड डन बाय अस आल्सो, कि हमने भी बुरा किया हुआ है। तो कर्ण ऑल्सो मेड अ बैड चॉइस ओवर हियर। और टेलिंग अ लाई, मतलब यहाँ 3 चीज़ें हैं। अगर हम जाते हैं टेलिंग अ लाई, वो शुरुआत में इट वी कैन से इट इज़ बैड बट नेसेसरी, वो उस परिस्थिति में उसको करना ज़रूरी था वो। पर दूसरा क्या था, कंटिन्यूइंग द लाई, और कंटिन्यूइंग द लाई दैट वॉज नॉट नेसेसरी। जब उसको पता चल गया है कि वो परशुराम के क्लोज आ गया, परशुराम के क्लोज आ गया, इट इज़ नॉट ओनली इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल ऑल्सो, इट वॉज लाइक अ बिट्रेयल। और फिर लाई बीइंग एक्सपोज्ड, तो अभी उसमें जब लाई एक्सपोज हो गया है तो तभी भी उसके बाद में क्या परिणाम होता है। यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि परशुराम could have cursed him, you lose all your knowledge permanently। वो कर्स नहीं किया उसको, ये कर्स नहीं किया कि ये जो मैंने कॉन्फिडेंशियल मंत्र तुमको दिए हैं वो तुम भूल जाओगे। अभी ये है कि इट इज़ लाइक अ सिलेक्टेड पनिशमेंट, या सिलेक्टेड या टारगेटेड पनिशमेंट कह सकते हैं। और ये नहीं है टारगेटेड पनिशमेंट, मतलब क्या है कि अभी भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया, ऐसे नहीं है कि सारे पाकिस्तान के सिविलियंस को मार डाला हमने, जहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है वहाँ पे मारा है। तो मतलब जो स्पेशल मंत्रस है, जो मैं नॉर्मली किसी को दूंगा नहीं, जो आसानी से मिलते नहीं है, वो मैं तुमको दिया है, वो तुम भूल जाओगे। तो परशुराम को पनिश फार वर्स, पनिश नहीं किया। पर उससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि परशुराम डिड नॉट टेल हिम कि आप और कोई मंत्र प्राप्त नहीं कर सकते और कोई दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, उसको बैन नहीं किया है। तो उसको बाद में शक्ति अस्त्र मिलता है इंद्र से, और शक्ति अस्त्र को भूल नहीं जाता है वो परशुराम के शाप के कारण। पर क्या है कि ही गेट्स सो कॉट इन दुर्योधन स्कीम्स, दुर्योधन को प्लीज़ करने में, दुर्योधन की मदद करने में, कि वो बाद में और कोई दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। इसके विपरीत अर्जुन जो होता है, वो जब वनवास में होता है तभी आखिरी साल में वो हिमालय में जाता है, अनेक बहुत कठोर तपस्या करके और दिव्य अस्त्र प्राप्त करता है। तो यस, मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट थिंग्स है कि कर्ण का पनिशमेंट था, गलती थी, वो क्या, वो पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट है, डिसप्रोपोर्शनेट कह सकते हैं, हम उसको डिबेट कर सकते हैं, पर फिर भी क्या है, इट वॉज नॉट एज बैड एज इट शुड हैव बीन। और उसको जीवन भर पता था कि ये शाप मुझे मिला है। ही कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, ही कुड हैव गॉट सम अदर वेपन्स, ही डिड नॉट। तो अगर मतलब किसी को पहले से पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये लिमिटेशन है, अभी ईरान और रशिया का अमेरिका का वॉर चल रहा है, वो पहले से 50 साल से पता है कि अगर वो वॉर होगा तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा। वैसे तो अमेरिका प्रिपेयर्ड ही नहीं था, अरे ये क्या हो गया भाई। तो क्या है, जो होने वाला है, जो प्रोबेबल है, उसके लिए प्रिपेयर न करना, ये किसकी गलती है, ये भी कर्ण की ही गलती है। सो इन दैट सेंस, जैसे कि बैड थिंग्स में हैपन टू अस, बट वी मे हैव डन बैड थिंग्स आवरसेल्व्स व्हिच कॉज दैट, एंड वी डोंट डू एनीथिंग टू प्रिपेयर फॉर दोज बैड थिंग्स,
और टू काउंटर दो बैड थिंग्स। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी खुद की है, क्योंकि कर्णा इज़ नॉट जस्ट इनोसेंट एंड हेल्पलेस विक्टिम। तो उन्हें क्या है कि मतलब व्हाट ही डिड वाज ही इज़ नॉट इनोसेंट, उसने भी कुछ गलत किया है, और जो उसको अवॉइड करने के लिए वो कर सकता था, ही वॉज नॉट हेल्पलेस। जो होने वाला है वो कर सकता था पर ही डिडंट डू। इन बोथ केसेस दैट मीन्स देयर इज़ अ मिस्टेक फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो। सो ये मुझे आपने अच्छा बताया कि वो कंप्लीटली इनोसेंट भी नहीं थे, पर एट द सेम टाइम हेल्पलेस तो वो नहीं ही थे। तो जी कर्णा के ऊपर सिंपैथी ज़्यादा आती है, और पांडवास के ऊपर अगर देखने जाए तो उनका इंसल्ट ज़्यादा हुआ है कर्ण से, बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन पांडवास को आज के टाइम में उतना सिंपैथी या उतना उनको हीरोइक नहीं बताया जाता जितना कर्ण के का पक्ष लेके डिबेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? या तभी इट्स ट्रू कि पांडव को कि जितना बुरा होता है उससे ज़्यादा उतना तो कर्ण का हुआ है नहीं हुआ है, पर कर्ण को ज़्यादा हीरो मानते हैं। नाउ आई थिंक देयर आर 3 डिफरेंट रीजंस फॉर इट। कि सबसे पहले हर कल्चर में हर एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें कुछ प्रकार की चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, कुछ प्रकार की चीज़ों को उतना ग्लोरीफाई नहीं करते। अभी इंडिया का इंडिपेंडेंस जब हुआ उसके में कांग्रेस पावर में आए तो क्या है, जो गांधी और नेहरू को ग्लोरीफाई किया गया, बोस को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया, सरदार पटेल को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया। बात एक मतलब क्या होता है, एक नैरेटिव फॉर्म होता है, और उस नैरेटिव में जो उसमें फेवरेबल होते हैं उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, जो उसमें नहीं होते फेवरेबल उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। तो अभी अधिकांश रूप से अभी जो ट्रेडिशनल वैदिक नैरेटिव है उसमें पांडव्स आर द गुड गाइस, पावर उनको भगवान ने सपोर्ट किया है। तो अभी क्या होता है कि एक तरह से जो नैरेटिव में पांडव्स का ग्लोरीफाई होना चाहिए, बट उसका एक काउंटर नैरेटिव बन गया है कि दैट कर्णा इवन गॉड वाज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ हिम, स्टिल ही रोज टू सच हाइट्स। तो मतलब दैवत उसके खिलाफ था, भगवान उसके खिलाफ थे, पर फिर भी उसने इतने हाइट से जाने का प्रयास किया, और फिर भी वही डेस्टिनी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक तरह से कि सबको लगता है कि लाइफ मेरे साथ अनफेयर रह चुका है, या लाइफ इज अनफेयर विद मी, तो सच पीपल दे कैन इजीली सिंपैथाइज विद कर्णा। और फिर खास करके उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एंगल आ जाता है कि उनके कास्ट का डिस्क्रिमिनेट हुआ, तो फिर ही बिकम्स लाइक इंग्लिश में कहते पोस्टर चाइल्ड बन जाता है, द पोस्टर चाइल्ड फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर उससे वो भी उसको सपोर्ट होता है। एंड थर्ड इज दैट इट इज़ इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ आर ट्रूली ट्रैजिक। जो कोई बचपन से ही उसको अबैंडन हो जाता है, बट अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिवली, कर्ण को बचपन से अबैंडन हो गया, पर पांडवों के साथ क्या हुआ, उनके पिता वो राजकुमार थे, पर वो जंगल में उनके पिताजी रिटायर हो गए थे, जंगल के ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। फिर उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर वो अपने घर में आ गए, महल में आ गए, तो वहाँ पे हिमालय में कुछ जानवर थे उनको खतरा देने वाले, या महल में तो मानव के रूप में जानवर थे जो उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी देखिए किसी व्यक्ति के जीवन में देयर आर 2 एक्टिविटीज़ विच आर कंसिडर्ड मोस्ट कंफर्टेबल, आपके घर में आना और खाना खाना। मतलब क्या है कि यू कम बैक होम, यू सिट पीसफुली एंड ईट। अभी खाने में जहर दे के मारना और जो घर है उसमें जला देना, ये दोनों जो एक्टिविटीज़ आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी देती है, उसी में खतरा आ जाता है। तो वो बहुत डेंजरस होता है। मैं अमेरिका में था, एक बार बता रहे थे कि वो नॉर्मली जब हम सब कहते हैं कि प्रसाद से हम अट्रैक्ट होते हैं, तो बोले कि वो जब भक्ति में आए तो प्रसाद वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम। क्यों? क्योंकि क्या था कि उनके जो पिता थे वो अमेरिका के CIA में बड़े ऑफिसर थे,
तो बचपन से उनको बोले थे कि दे वर सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग फूड। तो वो जो फूड है स्क्रीनिंग के बिना खाने का वो कल्पना ही कर सकते, ये क्या रास्ते में कोई फूड दे रहा है, कैसे खा रहे हैं, हम क्या पागल हो गए। तो इमेजिन, अब एक खाना खाने के लिए आपको सस्पिशियस कुछ जहर है कि नहीं। तो अभी देयर इज नो इंडिकेशन जो इससे अभी जैसे ट्रॉमा हो सकता है कि खाने में जहर डाल दिया है, जिस घर में है उसको जला दिया है। जो किसी को जला के मारना, जितने भी मारने की पद्धतियाँ हैं उसमें सबसे पेनफुल है। जहर तो क्या एक जगह से पेट में चला जाता है, पर जलता है तो पूरा शरीर जलता है। मेरा एक फिट मित्र है, मेरी भक्त है, वो कैलिफोर्निया में फायर फाइटर है, बताया था कि जब वहाँ पे वाइल्ड फायर्स फॉरेस्ट के वो वहाँ पे हीट क्या बहुत हो जाते हैं, तो कभी बिल्डिंग में फायर हो गया तो लोग ऊपर हो गए तो कूद के मरना प्रेफर करते हैं, क्योंकि होगा वो एक पल में मृत्यु आ जाएगी, तो जलते रहेंगे। किसी को घर में ही जला के मारना ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। तो अभी जहाँ तक हमारे पास कर्ण के जीवन का वर्णन है, ही हैड अ वेरी हैप्पी एंड सेफ चाइल्डहुड। ऐसे कोई उसको पॉइजन करने का प्रयास नहीं किया, कोई उसको जलाने का प्रयास नहीं किया था। हाँ ठीक है, उसको क्षत्रिय का ऑनर नहीं मिला, पर उसको कोई हमेशा थ्रेटन तो नहीं कर रहा था, उसको असैसिनेट करने का प्रयास तो नहीं कर रहा था। अभी किसका लाइफ बेटर है? जिनके पिता नहीं हैं, जिनके परिवार वाले उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ वो राज ऐश्वर्य में रह रहे हैं, पर राज ऐश्वर्य में खतरा इतना है। और जिसके पास राज ऐश्वर्य नहीं है पर उसके माता पिता प्रेम करते हैं, रिलेटिवली सेफ्टी में रह रहा है, विच इज़ बेटर। ये कठिन है कहना। कैसे होता है कि जो व्यक्ति जिस दुख से जाता है उसको लगता है कि वही दुख सबसे बड़ा है। वो मानव का स्वभाव होता है, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि इज इट दैट कर्णा's लाइफ वॉज फार वर्स देन द पांडवा's लाइफ? नहीं, ये नहीं कहना मुश्किल है ये। और अगर सपोज कुंती है केप्ट कर्ण, तो फिर वही दुर्योधन उसका बड़ा मित्र था। दुर्योधन कर्ण को अपना शत्रु मानता था, कर्ण को मारने का प्रयास करता था, isn't it? और फिर कर्ण को टारगेट करना, यहाँ पे उसको सूत पुत्र बुलाया जाता, वहाँ पे उसको इलिजिटमेट पुत्र बुलाया जाता। विवाह के पहले अपनी माँ का बच्चा हुआ है वो, शायद उसको कोई स्वीकार करता, कोई स्वीकार नहीं करता था। तो कैसे है कि लाइफ में देयर आर बैड थिंग्स दैट हैपन टू एवरीवन, और वी जस्ट नीड टू मेक द बेस्ट ऑफ देम। ऐसा कोई जगत में नहीं है जिसके साथ बुरी चीज़ें नहीं हुई है। एवरीबडीज लाइफ स्टोरी हैज़ सम ट्रेजेडी बिहाइंड इट। तो जी इसमें हम कर्ण की लाइफ देखते हैं तो कर्ण भी वो बहुत ही जैसे पांडवा का लाइफ जो है पांडवास का, तो वो प्रिंसिपल सेंटर धर्म सेंटर रहा है, लेकिन कर्ण का लाइफ वीकनेस सेंटर रहा है या फिर इनजस्टिस सेंटर रहा है, ऐसा लगता है। मतलब कि कर्ण भी हमेशा वो सोचता रहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब दुर्योधन ने अंग देश दिया कर्ण को, तो उसने इतना बड़ा माना, क्योंकि शायद वो अपने अंदर इसका डिप्राइविटी को वो बहुत बड़ा मान रहा था। और फिर इसके लिए फिर उसने दुर्योधन को जैसे अपना भगवान ही बना लिया, कि सामने अगर भगवान भी बोल रहे हैं कि उसको छोड़ो तो भी वो नहीं छोड़ पा रहे। तो क्या सचमुच दुर्योधन की मदद कर्ण का सबसे सेंसिटिव नर्व को उसने स्पेसिफाई किया था? और इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी देखिए, आई समटाइम्स ड्रॉ लाइक अ मैप। यहाँ पे कैसे है कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप्स में हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज़ अ गुड रिलेशनशिप एंड बैड रिलेशनशिप? तो गुड रिलेशनशिप में कहते हैं कि अरे उस व्यक्ति के साथ समय स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी इज दैट अ साइन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप? मे बी नॉट। क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति बाहर में जाकर शराब पीते हैं, बहुत अच्छा समय लगता है, पर दोनों उसे शराबी बन रहे, एडिक्ट हो रहे। तो एक है कि डू वी कम क्लोजर या वी गो फर्दर। दूसरा है डू वी राइज और डू वी फॉल। तो जो बेस्ट रिलेशनशिप्स क्या है, अगर 4 क्वाड्रेंट्स अगर हो जाते हैं तो उसमें बेस्ट रिलेशनशिप जो है, इट इज़ नॉट जस्ट आई फील गुड,
बट वी कम क्लोजर टू ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हम समझते हैं व्यक्ति कैसे कार्य करता है। आई नो आई कैन काउंट ऑन दिस पर्सन, कोई समस्या हो तो ये अपने स्वरूप में मदद करने आ जाएगा। तो वी कम क्लोजर, एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठने में मदद करते हैं। सो दिस जो फोर्थ है, दैट इज द बेस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, कि हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। अभी एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, दूसरे को नीचे भी खींचते हैं। दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मैं तुमसे दूर भी जा रहा हूँ तो नफरत भी कर रहा हूँ, उससे मैं खुद पतित हो रहा हूँ। दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। प्रभुपाद जी भी इस्कॉन का उद्देश्य में बोलते हैं कि टू ब्रिंग ऑल पीपल क्लोजर टू ईच अदर एंड क्लोजर टू कृष्णा द प्राइम एंटिटी। तो अभी जो है हम देखते हैं कि कर्ण और दुर्योधन का जो रिलेशनशिप है उससे होता क्या है, वास्तव में कम क्लोजर बट गो लोअर, नॉट गो हायर, वो ये हो जाता है ना। अभी क्यों होता है, और इसमें यू कैन लुक एट डिफरेंट फैक्टर्स। पहला जो है कि इन लाइफ ये हमेशा वो एक ट्रेड ऑफ होता है। मुझे कुछ चाहिए किसी से तो मुझे उस व्यक्ति को कुछ देना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, कुछ फ्री नहीं मिलता है। तो आजकल इंटरनेट में जब कोई फ्री टीवी सीरीज आता है, फ्री ये आता है, फ्री वो आता है। थैंक यू। तो उसमें क्या होता है, हम ही प्रोडक्ट हो जाते हैं, हमको एडवर्टाइजमेंट से टारगेट करते हैं। तो देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। सो लेट्स लुक एट द इंसिडेंट्स। पहला इंसिडेंट तो कब था, वो द्रोणाज एग्जीबिशन, जो मार्शियल एग्जीबिशन होता है, उसमें दुर्योधन और कर्ण का पहली बार मीटिंग होता है। इसमें अभी कर्ण जो है वो एक स्वाभाविक रूप से चाह रहा है कि ये लर्न आर्चरी, पर कैसे है कि अभी मान लीजिए कोई IIT से बड़े कॉलेज में आके इंजीनियरिंग सीखा है और फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे खुद कंपनीज आती है आपको जॉब देने के लिए, जॉब में लेने के लिए। तो द्रोणा का एकेडमी ऑलरेडी बहुत प्रेस्टिजियस था और वहाँ पे पहले से राजकुमारी आ रहे थे मोस्टली, तो उनके लिए अपना करियर पूरा रेडी था। पर कैसे था कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बड़ा साइंटिस्ट है जो खुद जीनियस है, पर किसी को कुछ सिखाता नहीं है, उसकी कोई एकेडमी नहीं है, उससे जाके आप कुछ सीखते हो। तो आपने बहुत कुछ सीखा है, पर क्योंकि साइंटिस्ट वो रिक्लूज है, वो अकेला रहता है, तो उसको से सीखने के बाद आपको करियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। और कर्ण का कोई परिवार भी नहीं है कि जहाँ पे उसको आके वो अपना, तो नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर अ ब्रेक। तो जब वो ब्रेक चाह रहा है तो फिर वो द्रोणा के मार्शल एग्जीबिशन में आ जाता है। तो उसका वहाँ पे आना पूरा अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज ही वॉन्ट्स एन अपॉर्चुनिटी। और फिर वहाँ पे वो ही जो भी कहता है कि अर्जुन ने किया होता है वही करके दिखाता है। बोलता है कि आई कैन डू एवरीथिंग बेटर देन अर्जुन, बट ही इज एबल टू इक्वल अर्जुन, ही इज नॉट एबल टू एक्सीड। तो फिर वो कहता है कि मुझे अर्जुन से द्वंद्व चाहिए, तो अर्जुन तो तुरंत रेडी हो जाते हैं। तभी फिर वो बाकी पूछते कैसे कि अभी वो एक पब्लिक कंपटीशन नहीं था, वो द्रोण के स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। तो उसमें द्रोण के स्टूडेंट्स अपने एबिलिटी दिखाने वाले थे। तो कोई बाहर का आके वहाँ पे कॉम्पीट करने वाला है, तो नेचुरली पूछना स्वाभाविक कि तुम्हारे बैकग्राउंड क्या है, किससे सीखे हो तुम्हारा फैमिली क्या है, कहाँ से। सो इट वॉज नॉट अनरीजनेबल टू आस्क दैट। और तभी क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना इलस्ट्रियस नहीं था तो वो एम्बैरस हो गया। वो देख के दुर्योधन ने उसको मदद की। अभी जब दुर्योधन ने मदद की और उसको अंग का राज्य दे दिया, तो नाउ इन हिज मोमेंट ऑफ नीड एक तरह से कर्णा गॉट मोर देन हिज ड्रीम्स। उसको कम से कम इतना था कि मैं एक बड़ा आर्चर हूँ, ये तो लोग देखें, ये उसको कुछ रेपुटेशन मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। पर रिकॉग्निशन किंगडम भी मिल गया उसको एक, और किंगडम भी नहीं मिला। और फिर वो उसे दुर्योधन से कहा कि तुमने यू हैव हेल्प मी सो मच, तुमने मेरा यू सेव्ड माई ऑनर, मैं तुम्हारे क्या कर सकता हूँ। तो
तो दुर्योधन ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी मैत्री चाहिए। कर्ण ने कभी कर्ण के लिए है ये। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे दान देते हैं पर वो दान देने वाले को ऐसे ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ मिट्टी जैसे उसको लगाते हैं कि तुम इतने ही नगण्य हो, मैं इतना महान हूँ कि मैं तुमको दान दे रहा हूँ और तुम ले रहे हो। बट कर्ण को लगा ये कि कितना अच्छा राजकुमार है, न केवल ये दान दे रहा है बट ही वॉन्ट्स मी टू बिकम हिज फ्रेंड। तो he was completely touched by that. Now, did Duryodhan do it because he had any concern for Karna? पता नहीं हमको। उसके लिए तो उस समय तो कम से कम क्या था, करना, हाँ, let's give Duryodhan also the benefit of the doubt यहाँ। तो क्या है, कभी कभी जब हम जवाब देते हैं तो हम को लगता है कि अरे तुम तो कृष्ण के भक्ति पार्शियल होने वाले हो, तो लेट्स ट्राई फ्रॉम एज न्यूट्रल एंगल एज पॉसिबल। तो अभी दुर्योधन के बाद में शायद कर्ण से मैत्री हो सकती है बाद में, पर अभी यहाँ पे तो उसको केवल एक उसके पावर गेम में कर्ण एक पॉन के रूप में था कि मैं भीम को संभालूंगा पर अर्जुन को संभालेगा, उसके लिए कर्ण है। तो ठीक है, अभी कर्ण भी ही वॉज नॉट यूज टू द पॉलिटिकल वर्ल्ड, क्या क्या पॉलिटिक्स होता है उसको उस समय पता नहीं था शायद। तो यहाँ तक जो है कर्ण ने एक बार अपने गुरु से झूठ न केवल बोला है पर उसको बनाए रखा है, दैट पार्ट इज देयर, बट बियॉन्ड दैट कर्ण के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे महाभारत में वर्णन भी आता है कि जब कर्ण को समझ जाता है कि अरे ये क्या होता है कि दो लोगों में राइवलरी हो सकता है, पर राइवलरी और एनमिटी, ये प्रतिस्पर्धी और शत्रु दोनों एक साथ नहीं है। मतलब क्या है, टेनिस में होते हैं, दो प्लेयर्स होते हैं, शायद वो राइवल्स होते हैं और दोनों ग्रैंड स्लैम विंबलडन जीतना चाहते हैं, पर वो जीतने के लिए कोई एक प्लेयर वो दूसरे प्लेयर के घर पे गुंडे बैठ के उसके भेज के उसके पैर तोड़ नहीं देगा। वो क्या है कि इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्किल एंड स्ट्रेंथ, कि दोनों चाहते हैं कि मैं ये जीतना चाहता हूँ इसलिए हम राइवल है, पर मैं दूसरों का विनाश नहीं करना चाहता। तो कर्ण और अर्जुन में राइवलरी हो सकता था, पर भीम और अर्जुन में राइवलरी नहीं था। सर भीम और दुर्योधन में राइवलरी नहीं था। दुर्योधन के लिए भीम जो था वो शत्रु था, और क्योंकि भीम को पता था कि उसने पहले से मारने का प्रयास किया है, इसने ही हमको जलाने, उसके बाद में होता है कि वो वाड़ा जलाने का प्रयास करते हो सब, तो वो एनमिटी था उन्हें। तो अभी क्योंकि दुर्योधन और पांडव में एनमिटी था, तो कर्ण और अर्जुन में धीरे धीरे वो एनमिटी बन गया, शत्रुत्व बन गया। वो राइवलरी हो सकता है पर शत्रुत्व बन गया। अभी यहाँ पर जो है जब शकुनी जब बताता है कि ये जो योजना है कि तुमको राज्य चाहिए दुर्योधन, मैं तुमको राज्य दिला दूंगा, मैं षड्यंत्र करके सारा पांडव का राज्य ले लूँगा, तुम्हें दिला दूंगा, मैं आई विल डिस्ट्रॉय द पांडवस। तभी ऐसे बताते हैं महाभारत बनाते, कर्ण के तो कोई ये सब करने की जरूरत क्या है, तुम सीधा पांडव को चुनौती दो, युद्ध करते हैं ओपन फाइट में, तुम भीम को डिफीट कर दो, मैं अर्जुन को डिफीट कर दूंगा, और युधिष्ठिर नकुल सहदेव तो ज़्यादा थ्रेट है नहीं, हमारे भाई संभालेंगे वो सबको, और तुम राजा बन सकते हो। तो अभी दुर्योधन की दृष्टि से क्या होता है, दुर्योधन यहाँ पे है, कर्ण थोड़ा एज में उससे बड़ा है पर क्लियरली पोजीशन में उससे छोटा है, उसने राज्य दिया है, कर्ण ऑथेंटिक मतलब क्षत्रिय परिवार में जन्म नहीं हुआ है, तो उस वजह से दुर्योधन का पोजीशन कर्ण से इन्फीरियर है। अभी शकुनी जो है वह भी एक तरह से वो इन्फीरियर पोजीशन में है, क्योंकि शकुनी उतना बड़ा राजा नहीं है, इसका जब वो छोटा सा है, बट शकुनी वो दुर्योधन से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अभी क्या होता है कि इस दुनिया में रोल जो है कुछ स्टैंडर्ड रोल्स होते हैं, वो रोल अगर एक व्यक्ति प्ले नहीं करेगा तो कोई और व्यक्ति प्ले करेगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई अभी दुर्योधन के पिता जो है वो पिता का रोल नहीं लेते, जैसे बहुत आसक्त है, जो उसको बोलते हैं वही कर लेते हैं, तो फिर देन दैट पर्सन विल लुक फॉर अ फादर फिगर। तो एक तरह से शकुनी दुर्योधन के लिए एक फादर फिगर बन जाते हैं। तो बेसिकली व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि दुर्योधन शकुनी के वर्ड्स को ज़्यादा मायने रिस्पेक्ट कर रहा था, न कि कर्ण के वर्ड्स को। तो कर्ण बोला कि स्ट्रेट फाइट विद दुर्योधन, फाइट विद दुर्योधन, फाइट विद कौरवास, फाइट विद पांडवास, उनको हरा देंगे हम उनको।
पर शकुनी ने तुम तो दो, तुमको राजनीति क्या पता है, तुम तो बच्चे हो अभी, तुमको अनुभव नहीं है, और युद्ध में कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। बेस्ट है कि युद्ध के बिना ही ये अपने शत्रु को हरा दो। तो अभी क्या है कि अगर आप किसी भी नए ग्रुप में जा रहे हो, अगर आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हो और वहाँ पे कोई सीनियर लीडर है, वो आपको वॉन्ट्स टू इंक्लूड यू ओवर, पर आप कोई सुझाव देते हो और आपके सुझाव को बार बार निगलेक्ट किया जाता है और किसी और का सुझाव एक्सेप्ट किया जाता है, तो क्या होता है फिर देन यू फील क्या मैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि शकुनी जो है उसका इन्फ्लुएंस दुर्योधन पे ज़्यादा होता है, कर्ण का इन्फ्लुएंस कम होता है। तो देन कर्ण ऑल्सो स्टार्ट्स चेंजिंग। और जो द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, जैसे मैं सुबह बताया था कैसे कि द्रौपदी सबसे ज़्यादा डिसऑनर्ड है, बट वो सबसे ज़्यादा ऑनरेबल उसमें आती है, उसका जो कार्य सबसे ऑनरेबल होता है। तो उस तरह से अभी जो वो वस्त्रहरण में मैनी कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स एक्ट बैडली, बट जो सबसे लाइक अनएक्सपेक्टेड बैड कैरेक्टर जो होता है, और नॉट अनएक्सपेक्टेड बैड, अनएक्सपेक्टेडली बैड टू अ बैड डिग्री, वो कर्ण होता है। अभी कर्ण जो है वो सुझाव देता है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण किया जाए। ये शकुनी भी नहीं बोलता है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन कर्णस माइंड, क्यों कर्ण ऐसे करता है? अभी होता क्या है, ये जो पावर गेम चल रहा है अंदर, क्या हुआ कि कर्ण ने कहा युद्ध करके तुम पांडव से राज्य ले लो। शकुनी करे नहीं नहीं, हम कुछ प्लॉट करके, कॉन्स्पिरेसी करके, कुछ हम युक्ति से हम राज्य ले लेंगे। तो अभी जो शकुनी ने किया वो स्पेक्टैक्युलरली सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी कर्ण को भी अपने मित्र दुर्योधन के प्रति मैं भी तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो गिव यू एन आइडिया दैट कैन मेक यू हैप्पी, वो भाव उसके मन में आता है। एंड दिस इज वेयर वो जीवन भर चाह रहा है कि मुझे क्षत्रिय का आदर मिले, पर क्षत्रिय क्या है, केवल एक डेजिग्नेशन है। क्षत्रिय क्या है, एक सिलेक्ट ग्रुप आपको बोलेगे आप क्षत्रिय, अब एक्सेप्ट किया तो आप क्षत्रिय है, क्या क्षत्रिय का कैरेक्टर है? अगर क्षत्रिय का चरित्र है तो फिर ये उसका अपॉर्चुनिटी होता था कि नहीं, एक स्त्री के आपको कैसे होता है कि नॉर्मली भी ऑफिस में पॉलिटिक्स होते रहता है, अभी कहीं पॉलिटिक्स जगत में होता ही है। तो अगर माने दो राइवल्स है ऑफिस में और दोनों को एक प्रमोशन चाहिए, तो क्या होगा, एक राइवल को नेटवर्किंग करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, अरे आपको पता है उसने ऐसे किया था वहाँ पे, दूसरे के बारे में कुछ अफवाह फैलाएगा, वो सब होता है। इट्स अनफॉर्चुनेट पर सत्य ये होते रहता है। पर क्या होता है कि नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोगों में, भौतिकवादी नॉर्मल लोगों में भी जो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स का बाउंड्रीज होता है। मतलब क्या है कि मेरे ऑफिस में दूसरा कलीग है, उसके बारे में कुछ अफवाह फैलाऊंगा मैं, पर उसकी बेटी के बारे में कुछ अफवाह नहीं फैलाने वाला मैं, उसकी पत्नी के बारे में कुछ अफवाह नहीं फैलाने वाला मैं। क्या व्हेन यू टारगेट द फैमिली इट बिकम्स पर्सनल। अगर आप उसी व्यक्ति को टारगेट करते हो तो अच्छा नहीं है कह सकते हैं, पर दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, पर वो प्रोफेशनल राइवलरी है। तो अभी द्रौपदी का अपमान करना ये क्या हो गया, वो एक प्रोफेशनल जेलसी, प्रोफेशनल एनमिटी नहीं रहा है, वो पर्सनल हो गया है। तो तभी वो एक बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं, दैट इज, और वो कर्ण करवाता है वो। दुर्योधन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आइडिया है बोलता है, पर नाउ व्हाट यू सेड कि डिड कर्ण कंसिडर दुर्योधन टू बी गॉड? इट्स अच्छा सवाल है वो। मैं सोचा था कि कहीं क्या वो कर्ण दुर्योधन को अपोज करता है। एक पर्सन मुझे बताया कि पहले अपोज करता है वो, पर युद्ध के पहले वो कभी अपोज नहीं करता है कर्ण को। कर्ण जो है दुर्योधन को अपोज नहीं करता है, पर फिर भी इट्स लाइक रियली थिंकिंग ऑफ एज गॉड, क्योंकि क्या है कि उसको अपना ऑर्डर कॉन्शियसनेस भी होता है। इसलिए बीच में जब उसका अपमान करते हैं, उसको लगता है बीच में मैंने मेरा अपमान किया है, तो ही वॉक्स अवे। तो दुर्योधन विल नॉट बी प्लीज बाय दैट ऑब्वियसली, पर फिर भी ही गोज अवे। तो आई थिंक जो कर्ण है मेरे अंडरस्टैंडिंग में, इट इज़ मोर लाइक ही वॉज सो डेस्परेट, नॉट डेस्परेटली, ही वॉज वेरी, एबिलिटी बहुत थी उसकी, ग्रेट आर्चर था, बट उसको एक एक्सेप्टेंस का जो डिस्पेयर था कि
आई शुड बी एक्सेप्टेड इन द एलीट सर्कल्स। तो अभी वो ठीक है, पर लग सकता है किसी को उसके लिए क्या करना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए व्यक्ति को। तो ही गोज टू फार। इसलिए हमको हम सबको जो एक्सेप्टेंस है, द नीड फॉर एक्सेप्टेंस, वो सब में होता है। नीड फॉर एक्सेप्टेंस मतलब अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने लगते हैं तो क्या है, तो कोई सीनियर डिवोटी होते हैं, वो हमारे गाइड है या हमारे कि दे शुड एक्सेप्ट यू आर नाइस डिवोटी, आप अच्छी भक्ति कर रहे हो। अगर वो हमको कहीं यात्रा पर जाते तुमको अलाउ नहीं करते यात्रा के लिए, यहाँ पे हमको रिजेक्शन लगता है। तो नीड फॉर एक्सेप्टेंस ये स्वाभाविक है, पर इसमें दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। फ्रॉम whom आर वी सीकिंग एक्सेप्टेंस? कि अभी कोई विद्यार्थी है, वो मतलब स्कूल में है, उसके माता पिता ट्रांसफ़र होता है तो नई जगह पे स्कूल में आता है, तो क्या है, स्कूल में ऑलरेडी स्टूडेंट्स का ग्रुप्स होता है। तो अगर वो उसको रोज अकेले बैठ के लंच लेना है, अकेला ही रह रहा है, किसी ग्रुप में आना है उसको, और ग्रुप में आने के लिए उसको कुछ एक्सेप्टेंस के लिए करना पड़ता है। पर कौन से ग्रुप में जाना चाहता है? अगर वो जाता है वो ग्रुप में जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, यहाँ पे लोग अश्लील शब्द इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लोग चीटिंग करते हैं, क्या उस ग्रुप में जाना है आपको? फ्रॉम whom डू यू वांट एक्सेप्टेंस? एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ फार डू यू गो फॉर दैट? अभी अमेरिका में जगह शिकागो का एक पार्ट है, वहाँ पे क्राइम बहुत है, वो पूरा लगभग इसलिए गैंग रूल्ड प्लेस। मैं बात बोलते कि अगर उस एरिया से हम ट्रैवल करते हैं तो वी मेक श्योर कि हमारे कार में पूरा फ्यूल है, फ्यूलिंग के लिए भी हम वहाँ पे स्टॉप नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी अनसेफ एरिया, लोग रहते हैं वहाँ पे। पर वहाँ पे क्या होता है कि कोई बच्चा बड़ा होता है तो मोस्टली वहाँ पे, वो इंग्लिश में अमेरिका में फिर सिंगल मदर्स कहते हैं। मतलब क्या है, वो ऐसे तो बच्चे का पिता जो पिक्चर में है ही नहीं, कौन है कहीं पता भी नहीं होता है उनको। एंड दे ग्रो अप, तो जो गैंग लीडर्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट फादर पेरेंट्स जैसे बन जाते हैं। तो तभी क्या होता है, आपको गैंग में एक्सेप्ट करना है। गैंग में एक्सेप्टेंस, जैसे हमारा इनिशिएशन होता है, रिचुअल होता है, उनका गैंग में एक्सेप्टेंस रिचुअल होता है। और एक्सेप्टेंस रिचुअल क्या है? तुम जाके कुछ गुनाह करके आओ। तुम में अकेले में कितना हिम्मत है गुनाह करने की? तुम यहाँ पे जाके ये चोरी करके आओ, वो करके आओ। और न केवल चोरी करो, वो किसी और को लगाते हैं, चोरी करते समय खुद को रिकॉर्ड करो कि देखो मैंने ये किया है, और वो आके सबको दिखाओ। और जब दिखाते हैं, हाँ तुम में हमारे गैंग में ज्वाइन करने की कदर है, कि कैलिबर है। तो दैट इज सो ट्रैजिक इन वन सेंस। तो अभी कोई कहता है कि हमारे गैंग में ज्वाइन करेंगे, तुम किसी को मर्डर करके आ जाओ, तो क्या वो करना चाहिए? तो मतलब क्या है कि बिलोंगिंग ये स्वाभाविक है, बट फॉर दैट हाउ फार यू गो। तो कर्ण का ट्रेजेडी क्या था कि ही वेंट वे टू फार। तो उसका जो नीड फॉर एक्सेप्टेंस है वो स्वाभाविक है, बट परिस्थिति से, नियति से हम कह सकते हैं कि अगर परिस्थिति शायद अलग होती, शायद वो अर्जुन को वहीं और मिल जाता था। मे बी अर्जुन और कर्ण फ्रेंड बन जाते थे, पर उनकी पहली मुलाकात ऐसी हुई कि वो राइवल्स बन गए। तो वो आप डेस्टिनी कह सकते हैं। पर स्टेइंग ऑन विद दुर्योधन, यहाँ तक जाना कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए खुद के ही प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, ये है, वो डेस्टिनी नहीं थी। वो खुद का ही चॉइस था, खुद का ही डिसीजन था अनफॉर्चुनेटली। ये आपने बहुत अच्छा बताया मुझे कि कर्ण वेंट वे टू फार। तो फिर एक सवाल ये भी आता है कि कर्ण को जब मालूम पड़ता है कि मैं पांडव हूँ, ये पांडव मेरे भाई हैं, तो तब भी वो क्यों दुर्योधन को नहीं छोड़ पाता? ये नहीं या अभी मतलब कि क्या वो इतना फार चला गया? देखिए कैसे होता है कि यहाँ पे अभी दो प्रसंग है उसमें। उसको पहले कुंती आके मिलती है और कुंती बताती है, फिर बाद में कृष्ण जो होते हैं वो तभी भी उसको वही चीज़ बताते हैं। वो दोनों प्रसंग अलग है, लेट्स लुक एट देम सेपरेटली। तो अभी मतलब कैसे हो गया, लेट्स लुक एट हिज लाइफ कि इन टर्म्स ऑफ कैसे किसी की लाइफ का जो ग्रोथ होता है ना, लाइफ का चार्ट होता है, वो अलग अलग दृष्टि से हो सकता है।
कि मतलब क्या है कि अगर कि आप दिस पर्सन इज गोइंग अप और गोइंग डाउन, कैसे कह सकते हैं हम? तो एक तरह से एबिलिटी की दृष्टि से वो ही पीक्ड इन हिज, कर्ण की जो एबिलिटी है, ऐसे वो परशुराम की ट्रेनिंग से बढ़ गई और उसके बाद में वो और इम्प्रूव किया है इसके उसका कुछ पता नहीं उसको, पर परशुराम की ट्रेनिंग से उसका पीक आ गया। पर दूसरा है, एक ग्राफ हम कह सकते हैं कि उसके पावर का जो ग्राफ था, जो उसके पास शक्ति थी, मतलब मिलिट्री पावर हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, किंगडम हो सकता है, तो वो जो है एक तरह से दुर्योधन से मिलने के बाद एकदम ऊपर चले गए। और उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, जो उसका पावर का ग्राफ है। उसके पहले अभी क्या है, किसी के पास मतलब कोई बहुत टैलेंटेड हो सकता है, मान लीजिए कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो बहुत टैलेंटेड है, कोई टैलेंट स्काउट उसको स्पॉट करता है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट टीम में, स्टेट टीम में या कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में उसका एडमिशन देता है, फिर उससे सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे ये एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था उसके लिए। तो उसका जो पावर, उसका इन्फ्लुएंस जो हमको कहना है, उसका जो रिकग्निशन मिल रहा था वो बढ़ रहा है उसका। पर अभी तीसरा जो ग्राफ है किसी का, मतलब क्या है, व्यक्ति का एक है कि उसका मोरालिटी, उसका वैल्यूज़। तो अभी वो ग्राफ अगर हम देखते हैं तो दुर्योधन के, तो जहाँ तक हमें पता है कि वो ईविल नहीं था, पर जब से दुर्योधन से मिलने लगता है वो, तो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स वो उसका जो वैल्यूज़ है नीचे जाने लगता है ना। अभी वो नीचे जाने जा रहा है, तो ही हैड एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज टू चेंज कोर्स। तो एक था, मतलब यहाँ पे किसी का ऐसे आप नीचे फिसल रहे हो और कोई आपको ऊपर खींचने के लिए आ रहा है, तो जो नीचे जा रहा था वो, तो एक मीटिंग कुंती, ये एक अपॉर्चुनिटी था कि ऊपर जा सके वो, और दूसरा है उससे भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो है मीटिंग कृष्णा। अभी पर दोनों अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्क्स है, इसको वो स्वीकार नहीं करता है। मोरालिटी अभी पर वी लुक एट द डिफरेंस इन दिस कि अभी वास्तव में जब कुंती से मिलता है वो, और या कुंती उससे मिलने आती है, और वो प्रसंग कब होता है नाउ। अभी महाभारत में कैसे है कि ये भी है कि कुंती, उसको भी टर्मोइल होता है जब पहली बार वो देखती है कर्ण को, और उसके जो ईयरिंग्स होते हैं, उसका जो बॉडी का एक कौशल, समझ जाती है अरे ये मेरा ही पुत्र है, तो वो देख के बेहोश हो जाती है। और फिर तब से उसको पता है अभी कैन आई टेल दिस, कैन आई नॉट टेल दिस। तो अभी क्या होता है कि उस समय पांडवों को अभी तक राज्य नहीं मिला हुआ है, और पांडव और कौरव में जो अगला राजा कौन बनने वाला है उसका क्वेश्चन होता है। अभी सबको पता होता है कि पांडु को शाप मिला है जिसके कारण उसको पुत्र होने वाले नहीं है, वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो अभी इसलिए अभी दुर्योधन को लगता है कि मैं राजा बनने वाला हूँ। तो अभी जो नियोग रिचुअल में बताता कि मतलब कोई पुरुष अगर अपने पुरुष नहीं है परिवार में, या पुरुष अपनी पत्नी से वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो कोई और जो उचित पुरुष है वो संतान उत्पत्ति कर सकता है। वो नियोग रिचुअल था। धृतराष्ट्र, पांडु खुद उसी तरह से उत्पन्न हुए थे। दैट वॉज ए एक्सेप्टेड रिचुअल। पर जो अभी अंबिका और अंबालिका के साथ जो नियोग रिचुअल किया गया था, वो एल्डर्स के सुपरविजन के अंदर था। सत्यवती थी, भीष्म थी, व्यासदेव वहाँ पे आए थे। पर अभी पांडु ने भी वही किया है, उसका क्या प्रूफ है? तो दुर्योधन नाउ ही वुड नॉट डायरेक्टली अक्यूज, पर वो र्यूमर्स प्लान करता था कई बार ऐसे कि किसको पता ये सही पांडु के पुत्र है। तो अभी ये संशय हो सकता था
इसीलिए जो ऋषि मुनि, जब पांडु का वध हो जाता है तो वो कई ऋषि मुनि पांडवों का और कुंती के साथ आते हैं राज्य में, और वो कहते हैं कि जब वो ये योगा की रिचुअल करने वाले थे तो पांडु ने हमको अप्रोच किया था पहले कि क्या आप ये कर सकते हो। वो ऋषियों के मेरे पास मुझे वारिस चाहिए तो क्या आप ये कर सकते हो। तो ऋषियों ने वो हाँ कहा था, और जब उन्हें कुंती से बोला तो कुंती ने बताया कि मेरे पास ये वर है। तो फिर देवताओं से उन्हें संतान उत्पन्न किए थे। तो अभी क्या है कि अभी कोई देवताओं को बुला के देवताओं से संतान उत्पन्न करा रहा है, उस समय भी ये थोड़ी एक फैंटास्टिक स्टोरी हो सकती है। तो वास्तव में ये है किसके संतान। तो एक चीज़ है कि वो जंगल में रह रहे हैं और पांडु के नॉलेज के बिना तो ये हुआ नहीं है। मतलब मोर और लेस द पांडवास दे आर चिल्ड्रन ऑफ पांडु इन द सेंस दैट दे वर बॉर्न विद द कंसेंट ऑफ पांडु। पर फिर भी क्या है, वो एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो इस पे दुर्योधन ऑलरेडी थोड़ा रूमर्स स्प्रेड करने का प्रयास करता। और उस समय अगर कुंती बोलती है वास्तव में वहाँ के पहले मेरा एक पुत्र था, तो उससे क्या होता था, मतलब वो पांडवों की लेजिटिमेसी पे और क्वेश्चन आया था। वो कुंती के कैरेक्टर पे क्वेश्चन आया था, कुंती के कैरेक्टर क्वेश्चन आया से पांडवों के लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आता था। तो कुंती को उस समय बोलना बड़ा मुश्किल था। पर जब अंत में युद्ध होने के लिए आ गया और वो देख रहे थे कैसे कर्ण जो है दुर्योधन के और करीब जा रहा है और करीब जा रहा है, और वो कितने मैत्री, उसको बड़ा दुख हो रहा था। पर जब अंत में उसके ही बच्चे एक दूसरे से युद्ध करने वाले हैं, वो भाव होता है। तो अभी कुंती विचार करती है मैं क्या करूं, या तो युधिष्ठिर को जाके बता सकती हूँ या कर्ण को जाके बता सकती हूँ। तो वो सोचती है, और यहाँ पे होता क्या है कि अगर वो युधिष्ठिर को बताएगी, शी नोज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को अगर पता चलता है कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो फिर युधिष्ठिर युद्ध ही नहीं करेगा। बोलेगा कि वो जो राज्य है वो कर्ण का अधिकार है। और अभी द्रौपदी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, द्रौपदी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, और दुर्योधन हैज़ टू पे फॉर इट। उसने तो ऐसे नहीं चाहती कि वो युद्ध होना चाहिए, बट दुर्योधन ने इतना बुरा किया है, कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए उसको। तो युधिष्ठिर के पास जाएंगे तो क्या होगा, जो कौरव को सज़ा मिलनी चाहिए कुछ भी नहीं मिलने वाली ना। वो क्या है, युद्ध करके उनको सज़ा देनी है, किस तरह से सज़ा देनी है बात अलग है। बट इफ शी गोज टू युधिष्ठिर एंड टेल्स हिम, तो बेसिकली द गुड साइड विल नॉट इवन बी रेडी टू फाइट, ऐसा हो जाएगा। तो युधिष्ठिर बोलेगा ठीक है, अभी राज्य चाहिए नहीं, अब केवल से युद्ध करना है, मेरा भाई उस साइड में है। तो फिर पांडव बोलेंगे वनवास में रहेंगे, क्या करेंगे। तो शी सेड आई कैन नॉट डू दिस। तो और उसके दृष्टि से क्या है, न केवल पांडव उसके बेटे, वो पांडव नेक है। तो अभी इधर वो युधिष्ठिर के पास जाके बोल सकती है, तो जो नेक है वो युद्ध करना छोड़ देगी, या कर्ण को जाके बोल सकती है। और उसकी आशा क्या है कि कर्ण को अगर बोलेगी तो कर्ण पांडव के पक्ष में आ जाएगा, तो उससे पांडव भी स्ट्रांग हो जाएंगे और जो दुर्योधन का पक्ष है वो भी कम हो जाएगा। और उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि मेरे अपने बच्चे हैं, एक दूसरे युद्ध नहीं करेंगे। तो अभी कर्ण को क्योंकि अभी किसी भी परिवार, किसी भी ग्रुप में बिलोंग करना है, तो बिलोंग करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो अभी क्षत्रिय जो होते हैं उनका रहता है कि वो दानवीर होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। तो अभी कर्ण को दानवीर बोलते हैं, पर ऐसा कोई स्पेशल कि कर्ण ने बहुत ज़्यादा दान दिया कि ऐसा दान किसी ने भी नहीं दिया है, ऐसा कोई ज़्यादा वास्तव में रेफरेंस नहीं है। जो उसने दान दिया है, वी कैन कंपेयर दैट विद अदर्स, जो क्या हुआ एक्चुअली। बट बाकी क्षत्रिय भी दान दिया करते थे, ऐसे नहीं कि क्षत्रिय दान नहीं दिया करते थे। दान देना ये क्षत्रियों का धर्म होता था एक तरह से। तो सूर्य पूजा कर्ण रोज करता था, सूर्य पूजा के बाद अगर कोई भी उसको दान मांगने आता था, लेकिन वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, ऐसे उसने अपना रेपुटेशन बनाया था। तो सूर्य पूजा करके जब बाहर नदी के पास में सूर्य पूजा करता था, जब वो सूर्य पूजा खत्म हो गई तो वहाँ पर उसने कुंती को देखा। तो कुंती को प्रणाम किया, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
तो कुंती ने उसको बताया उस समय कि वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो, ये सूर्य जिनकी तुम पूजा कर रहे हो यह तुम्हारे पिता है। तो पहले से कर्ण को सूर्य की ओर बहुत आकर्षण हुआ करता था। अनेक देव होते थे और सूर्य को बहुत आकर्षण करता था। ये क्यों आकर्षण है उसको खुद समझ में नहीं आता था। और ऐसे नहीं कि उनके जो सूत को परिवार में हुआ था वहाँ पे सूर्य पूजा हुआ करती, ऐसे कुछ नहीं था। तो जब कुंती ने वो बोलती है तो उसके लिए एक शौक होता है, बट कुंती को देखता है, कुंती ही रियलाइज ये बोल रही सत्य बोल रही है। कुंती कहती है कि तुम ज्येष्ठ पांडव, तुम पांडव के पक्ष में आ जाओ, मैं युधिष्ठिर से बात कर लूँगी, तुम राजा बन सकते हो, तुम दुर्योधन के पक्ष में मत रहो। तो अभी कर्ण क्या रीजनिंग करता है उस समय, वो कहता है कि तुमने कभी मेरी परवाह की ही नहीं, कि मैं जब छोटा था तो मुझे तो त्याग दिया तुमने मुझे, और अभी तुम्हारे बच्चों के जीवन के लिए खतरा है, उस समय तुम मुझे मेरे पास आ रही हो। और ये केवल तुम्हारा इसे तुम्हारा मेरे प्रति कुछ प्रेम नहीं दिखता है, तुम्हारा अपने ही बच्चों के प्रति प्रेम है। तुम अपने बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके स्वार्थ के लिए तुम मेरे पास आई हो। तो अभी ये एक तरह से रीजनेबल है कि युद्ध के पहले ही वो आई है, उसके पहले कभी नहीं आई है। तो किसी का एक्शन होता है, वो एक्शन के पीछे उसका मोटिवेशन क्या होता है वो हम इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं। सब सही हो सकता है, गलत हो सकता है। अभी वो कुंती जब कहती है कि नहीं तुम भी मेरे पुत्र हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करे और उनकी मृत्यु हो जाए, तो आई केयर फॉर यू ऑल्सो, केवल मेरे तुम भी मेरे पुत्र हो। ही डज नॉट बिलीव दैट। तो कहते हैं तुम बचपन से तुम्हें पहले से तुम्हें 5 पुत्र हुए थे, तो हमेशा तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। मैं बाकी पांडवों को नहीं मारूंगा, पर मेरा अर्जुन का युद्ध है, या तो वो मुझे मारेगा या मैं उसको मारूंगा। तो ये वर्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो है ही ऑनर्स दैट। बाकी पांडव खासकर युधिष्ठिर को मारने का मौका मिलता है, भीम को एक बार मारने का मौका मिलता है, वो मारता नहीं है उनको, वध नहीं करता उनका। पर ये कुंती उससे मांगने नहीं आई थी। कुंती ये नहीं बोल रही थी कि मेरे हमेशा 5 पुत्र होने चाहिए, वो कहते भाई 6 के 6 पुत्र साथ में होने चाहिए। तो उसका जो रेपुटेशन था कि मेरे पास कोई आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, इस दृष्टि से उसने उसको एक वर दे दिया। सो नाउ ये जो है वो बहुत इमोशनल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इस परिस्थिति में कौन गलत है, क्या कर्ण ने गलत डिसीजन किया। अभी नैतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं पांडव नैतिक है, कौरव अनैतिक है, तो मॉरल दृष्टि से दिस वॉज अ मिस्टेक बाय कर्ण। पर जो इमोशनल दृष्टि से देखते हैं तो क्या है कि कोई जो आज तक किसी ने हमसे बात नहीं की, अभी आके हमसे कुछ बोल रहा है, कुछ सीक्रेट रिवील कर रहा है, तो भाई अभी तो तुम छिपा के रखा, अभी क्यों बता रहे हो, क्या इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है? वो अंडरस्टैंडेबल है। तो कुंती का जो प्रपोजल उसने रिजेक्ट किया, वो उसका रीजनिंग शायद स्ट्रांग नहीं हो सकता है, पर एक मतलब क्या एक लॉजिकल रीजनिंग है, या पर एक है इमोशनल रीजनिंग। हम कहते हैं कि इमोशन की दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि ही विल बी सस्पिशियस। वो अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। बट शो आई गो टू द नेक्स्ट, और यू वांट टू कमेंट ऑन समथिंग अबाउट दिस नेक्स्ट? तो अभी थोड़े लॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं, बट आई थिंक ये जो प्रसंग है यही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो इन माई अंडरस्टैंडिंग ना, एक्चुअली प्रभु जी मैं इसके बाद यही 2 सवाल पूछने वाला था, तो ये आपने कवर कर लिया। कृष्ण का भी हाँ, कि जब कुंती कर्ण को मिलती है तो फिर कर्ण क्यों नहीं मानते, और फिर उसके बाद कृष्ण स्वयं मिलते हैं तो भी फिर कर्ण क्यों नहीं मानते, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ओके, लाइक प्रभु जी इसमें कुंती जो नहीं बताती है कर्ण को, और ये टाइम चूज करना बताना, सो लाइक जैसे आपने बताया कि इट्स अ वेरी इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, सो वी जस्ट कैन नॉट ऑलवेज पिन पॉइंट कि क्या सही है क्या गलत है।
So because of this, Karna could not accept it. और कर्ण का कैसे है कि जैसे ये दो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी और मुश्किल होता है उसके लिए, बट कृष्ण जो प्रस्ताव देते हैं वो विल लुक एट दैट नाउ. सो अभी जो महाभारत में जो रिलेशनशिप्स है अलग अलग, कुछ रिलेशनशिप पे हम फोकस करते हैं. ऐसे होता है कि जैसे क्रिकेट मैच अगर होती है ना, तो ये बॉलर और ये बैट्समैन, तो शेन वॉर्न है और सचिन तेंदुलकर है मान लीजिए, या ये बैट्समैन है और वो बॉलर है, तो उनका राइवलरी होता है, वो प्राइमरी डिफाइनिंग होता है. तो ऐसे अर्जुन और कर्ण, भीम और दुर्योधन, वो उनकी राइवलरी डिफाइनिंग राइवलरी होती है. पर अभी कि कर्ण और कृष्ण का रिलेशनशिप क्या है एक तरह से देखते हैं, तो जहाँ तक मैंने महाभारत पढ़ा है उन दोनों में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन डायरेक्टली हुआ नहीं है. ऑफकोर्स दे मस्ट हैव मेट ईच अदर इन वेरियस रॉयल ओकेजन्स, पर कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है. और एक तरह से जहाँ तक कर्ण रिस्पेक्ट्स कृष्ण, कि कैसे कि एक तरह से ही सिंपथाइजेस, कि कर्ण भी कृष्ण भी ही वॉज लिविंग इन एन अननोन, ये वृंदावन छोटी सी जगह है उसमें रह रहे थे, उससे खुद आए. और जैसे जैसे क्या है, कर्ण ने एक एग्जीबिशन में अपनी एबिलिटी दिखाई, तो वैसे ही क्या था, कृष्ण ने एक रेसलिंग मैच में अपनी एबिलिटी दिखाई. और फिर मतलब एक अननोन विलेज बॉय से वो एक पावरफुल वॉरियर, एक से कृष्ण भी, अगर हम कृष्ण को भगवान की वो जो है वो पहाड़ बाजू में रखते हैं, तो उनकी स्टोरी में कैसे है वो कि ही ऑल्सो ड्रामेटिकली केम टू पावर और रोज टू पावर. तो Karna respected Krishna that way, not as God, but as a powerful warrior, as a person who had risen to a great position of power by his expertise. तो उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं थी, जहाँ तक पता है कृष्ण की थी. तो अभी जब कृष्ण आते हैं शांतिदूत के रूप में, तो उनका ऐसे मल्टी लेवल प्लान होता है. पहला प्लान क्या है कि जो कुरु असेंबली में दुर्योधन को समझाए, दुर्योधन को अगर नहीं मनाया जा सकता है तो बाकी जो वहाँ पे कुरु एल्डर्स हैं उनको समझाए, और दुर्योधन ही खुद सुधर जाता है, नहीं सुधरता है तो बाकी दुर्योधन को रोक सके. तो इसीलिए वहाँ पे बनाता, कल हम भागवतम क्लास में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली कृष्णा महाभारत में बनाता है, कृष्णा इज स्पेशली डिसअपॉइंटेड विद भीष्मा, कि जब वो शांतिदूत के रूप में प्रस्ताव करते हैं तो भीष्मा डज नॉट वेरी स्ट्रांगली, भीष्मा सपोर्ट करते हैं, दुर्योधन को मनाने का प्रयास करते हैं, पर वो ही डज नॉट डू इट एज स्ट्रांगली एज कृष्णा होप्स और कृष्णा एक्सपेक्ट्स. वो भी उनके एक लीला का रस है, विल टॉक अबाउट इट टुमारो. बट तो जो प्लान बी क्या था कि वो इधर दुर्योधन स्टॉप्स हिमसेल्फ और समबडी एल्स स्टॉप दुर्योधन. फिर प्लान सी क्या है कि अगर कोई भी दुर्योधन को स्टॉप नहीं करने वाला है, युद्ध तो होने ही वाला है, तो फिर युद्ध कितना भीषण हो रहा है उसके डिग्री को कम कर सकते हैं. और वो कैसे कम करना है कि दुर्योधन का जो प्राइम सपोर्टर जो कर्ण है उसको अगर पांडवों के पक्ष में लेके आए, तो फिर अभी दुर्योधन का उससे कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा. शायद वो अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाता था तो फिर शायद दुर्योधन युद्ध ही नहीं करता था, या युद्ध होता था कुछ समय में रुक जाता था. क्योंकि क्या था कि भीष्म और द्रोण उसकी तरफ से फाइट कर रहे थे, पर उनका हार्ट नहीं था फाइट में. जो कर्ण का दुशासन का था उसमें, पर कर्ण का भी उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी था. तो जब कृष्ण, तो एक तरह से इन माय अंडरस्टैंडिंग कैसे कि जो अर्जुन और कृष्ण का डायलॉग है भगवद गीता, वैसे ही कर्ण और कृष्ण का डायलॉग है. इतना बड़ा नहीं है, इतना फिलोसॉफिकल नहीं है कि कर्ण डज नॉट गो डीपर. अभी क्या होता है कि मान लीजिए अगर अर्जुन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उन दोनों का डिलेमा सिमिलर कैसे है, उन दोनों का जो परिस्थिति कैसे सिमिलर है. तो पर इसका सिमिलर अर्जुन और कृष्ण और कर्ण और कृष्ण, तो अर्जुन और कृष्ण जो है वो भी, अर्जुन को भी क्या करना है युद्ध के पहले वो सवाल होता है.
अभी कर्ण के पास में सवाल आता है क्या क्या करना है। तो ये दोनों उसमें सिमिलैरिटी क्या है कि अभी जब कर्ण को पता चल, कृष्ण बताते हैं कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो और तुम पांडव के पक्ष में आ जाओ और युधिष्ठिर तुम्हें राजा बना देंगे, और जो राज्य तुम्हें अंग से मिला है, गुरु से मिला है, उससे बड़ा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। और जो दुर्योधन से तुम्हें जो कि तुम एक ऑथेंटिक क्षत्रिय हो, वो शायद अभी तक लोग स्वीकार नहीं कर रहे, पर अगर तुम कुंती के पुत्र हो तो तुम एक ऑथेंटिक क्षत्रिय, जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें मिल जाएगा, और तुम धर्म के पक्ष में आ जाओगे। तभी कृष्ण कर्ण को, मतलब वॉट एवर दुर्योधन इज गिवन हिम, वो और उससे ज़्यादा कृष्ण कर्ण को दे रहे। तो मतलब ये ऐसे नहीं है कि समटाइम्स यू से दैट यू हैव टू गिव अप मटीरियल थिंग्स टू गेट गॉड, बट हियर यू आर गेटिंग बेटर मटीरियल थिंग्स फ्रॉम गॉड। तो आपको कर्ण को क्या मिल रहा है? इसे अगर हम किंगडम चाहिए तो किंगडम है एक बड़ा, मच बिगर किंगडम। फिर उसके बाद में अगर उसको रिस्पेक्ट चाहिए तो क्या है? मच डीपर रिस्पेक्ट, वो भी मिल रहा है उसको। और फिर उसको अगर धर्म चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, मोरालिटी चाहिए, वर्च्यू चाहिए, सद्गुण चाहिए, तो ये तो इसका कोई डाउट ही नहीं है, ये तो मच क्लियर, मच ग्रेटर, मच नोबलर वर्च्यू। तो उसको हर तरह से क्या है? कृष्णा ऑफर्ड हिम अ ग्रेट डील। अभी उसका रीजन क्या था उस समय? ही डज नॉट आर्ग्यू विथ एनी ऑफ द पॉइंट एट कृष्ण। वो कहते हैं कि, और कृष्ण ये भी बताते हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो जो कौरव है वो अधर्म के पक्ष में है, उनकी मृत्यु होने वाली है, वो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कर्ण कहता है कि हे केशव, तुम जो बता रहे हो सत्य है। मुझे एक सपना आया था, उस सपने में मैं देखा कि जो युधिष्ठिर है वो सफ़ेद श्वेत वस्त्र पहन के एक अच्छे सुंदर घोड़ों से सुशोभित एक रथ पे बैठ के वो ऊपर जा रहा था, और मैंने उस सपने में देखा कि जो दुर्योधन है काले वस्त्र पहन के, उसके बाल काटे गए हैं और गधों से खींचे जाने वाले एक कार्ट पे वो लेटा हुआ है और नीचे खींचा जा रहा है। तो इस स्वप्न का मैं समझ सकता हूँ ये शकुन है, क्या है कि दुर्योधन हारने वाला है और युधिष्ठिर जीतने वाला है। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ, पर मैं दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो दो कारण देता है, बोलता है कि मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, मुझ पे विश्वास रख के उसने युद्ध करने की तैयारी की है। अभी उसको जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, मेरी ज़रूरत थी, तब अंगदेश को समझे दिया। तो जब अभी उसको मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूँ? और दूसरा कहता है कि अभी जो कुंती ने मुझे त्याग दिया, मैंने एक अपना नया जीवन बनाया है, मेरे माता पिता है, मेरे पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अभी आई बिलोंग टू दिस कुल, ये मेरा एक परिवार है। अभी केवल एक राज्य के लिए मैं मेरे मित्र को और मेरे परिवार को त्यागने वाला नहीं। तो उसकी दृष्टि से वो सोचता है कि हाँ, तुम जो ऑफर कर रहे हो वो अच्छा है, बट मैं ऐसा अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ, मैं वो स्वीकार नहीं करूँगा उसको। बट यहाँ पे फॉरगेट ये पार्ट कि कृष्णा इज गॉड, पर उसके दो जो लॉजिक है उसको हम देखते हैं। कर्ण का लॉजिक क्या है? एक है कि हाउ कैन आई अबैंडन माई फ्रेंड, नहीं, दूसरा है हाउ कैन आई अबैंडन माई फैमिली। आई वोंट अबैंडन देम, मैं उन दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सबसे पहला है कि फैमिली। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही आवर माइंड मेक्स ऑब्स्टिकल्स वेयर देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स। अभी अगर वो कुंती का पुत्र पता चल जाता है, उसको स्वीकार करता है और पांडवों के पक्ष में होता है, तो क्या पांडव उसको बोलने वाले हैं
कि तुम्हें अपने पूरे परिवार को पूरा ठुकरा देना है? नहीं, व्हाई वुड हैव टू गिव अप हिज ओल्ड फैमिली? उसके ही परिवार ने उसको बताया था कि हमने तुमको अब अडॉप्ट किया है। वो कि वो अडॉप्ट किया था ये अननोन नहीं था उसके लिए। वी फाउंड यू इन अ बोट। तो मतलब वो ही वॉज बोर्न इन सम अदर फैमिली, ये पहले से पता था, उसको भी पता था। तो कौन सी फैमिली है वो पता चल जाता है। तो कैसे है, मतलब व्हाट ही वॉज इमेजिनिंग इज, ये कुंती की फैमिली है और ये आदिरथ और राधे उनकी फैमिली है वो। तो मुझे ये छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा, उसका ऐसा विचार था। पर ऐसे नहीं होता, ज़रूरी नहीं था कि ही कुड स्टिल बी अ पार्ट ऑफ बोथ फैमिलीज। क्या है, वो स्वीकार करता कि मेरे बर्थ पेरेंट्स में है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, और ये दो फैमिली होना, इसका एक लिविंग एग्जाम्पल उसके सामने था। कौन है वो? खुद कृष्ण ही है। कृष्ण ने अपने यशोदा माई और नंद महाराज को रिजेक्ट नहीं किया था, वो भी उसके माता पिता थे। तो ये एक खुद ही बनाया हुआ ऑब्स्टिकल है। ही डजंट हैव टू रिजेक्ट। तो कभी कभी बोलते हैं कि वो उस समय उसने बोला कि मुझे ये क्षत्रिय नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सूतपुत्र के नाम से ग्लोरियस हूँ। तो उसने कास्ट सिस्टम को अपोज किया है। इसमें कास्ट सिस्टम का कोई बात नहीं है। ही ऑलवेज वांटेड टू बी क्षत्रिय। तो अभी उसने जो लॉजिक था वो इट्स अ वेरी वीक लॉजिक अनफॉर्चुनेटली। और दूसरा लॉजिक क्या है कि आई कैन नॉट अबैंडन माई फ्रेंड। और बहुत अच्छी बात है, आपको दुर्योधन ने मदद की है। तो दुर्योधन अगर किसी ने आपकी बहुत मदद की है तो उसको त्यागना वो अच्छा नहीं है, उसकी ज़रूरत में त्यागना वो अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे और द राइट वे टू हेल्प समवन। कि मान लीजिए अगर हमारा कोई मित्र है और उसने हमको बहुत मदद की, बोलता कि अरे मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं थोड़ी मदद करो आप। ठीक है, बोले कि मेरे पास जितनी क्षमता है मैं मदद करूँगा। नहीं, तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने एक पूरा योजना बनाया है कि वहाँ पे बैंक है, वो बैंक को मैं रॉब करने वाला हूँ और तुम मेरे साथ आ जाओ। और वो बोलता है कि हम बोले कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तुम कैसे मित्र हो, मुझे मदद नहीं करते हो तुम। तो अभी कैसे होता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं, दोज क्वेश्चंस आर नॉट टू बी आंसर्ड, दोज क्वेश्चंस आर टू बी क्वेश्चंड। और कोई कहता है कि तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझे ऐसी मदद नहीं कर रहे हो, तो उसका जवाब क्या देना चाहिए? जवाब में एक सवाल पूछना है, तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझसे ऐसी मदद मांग रहे हो? कि तुम्हारी समस्या है, वो समस्या का हम कोई हल ढूंढ सकते हैं। तो क्या अभी कोई चोरी करने जा रहा है और उसमें मदद करना, क्या वो मैत्री का लक्षण है वास्तव में? या चोरी से उसको रोकना वो मैत्री का लक्षण है? अभी कर्ण को ऐसे पता है दुर्योधन की मृत्यु होने वाली है, तो अगर सही में वो दुर्योधन का मित्र है तो वो मृत्यु के मार्ग से उसको रोकना मैत्री का लक्षण है, या तुम मरने वाले हो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा, ये मेरे मैत्री का लक्षण है? तो यहाँ पे क्या है कि इज द वे आई पुट इट इन इंग्लिश ना कि इज द वर्ड ऑफ ऑनर मोर इम्पॉर्टेंट और द लाइफ ऑफ ऑनर मोर इम्पॉर्टेंट? कौन सा लाइफ ऑफ ऑनर मतलब क्या है कि जो नैतिक कार्य करके अभी शायद दुर्योधन उसकी बात नहीं मानेगा। अर्जुन कर्ण को अनुभव है कि उसने पहले दुर्योधन को मनाने का प्रयास किया है, दुर्योधन उसकी बात नहीं सुनी है, तो अभी इस समय भी शायद नहीं सुनेगा। पर वो गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले जब कर्ण ने उसको सजेशंस दिए, उसने रिजेक्ट किए हैं, वो क्या था कि वो फाइट करने के लिए वो क्या इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ही वाज चूजिंग डिप्लोमेसी। अभी फाइटिंग में क्या है कि दुर्योधन इज नॉट रिलाइंग सो मच ऑन शकुनी। शकुनी इतना बड़ा योद्धा नहीं है, फाइटिंग में कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, तो इसलिए कर्ण के एडवाइस को वो सीरियसली लेता था। तो कर्ण कुड एटलीस्ट हैव ट्राइड। बट मतलब क्या है कि एक तरह से अभी हाउ इज कर्णस डिलेमा, कर्ण का जो द्वंद्व है
वो अर्जुन का द्वंद्व कैसे कैसे सिमिलर है कि एक और है कि एक और है कर्ण की एक से कहते हैं क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म मतलब क्या है वहाँ पे कि क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, पर जो युद्ध ऐसा करना चाहिए जो धार्मिक लोग हैं उनके पक्ष में युद्ध करना चाहिए। और दूसरा हम कह सकते हैं एक है मित्र धर्म, कि क्या अपने मित्र को साथ में वर्तन करना है या जो धर्म है, जो नीति है, उसको जस्टिस है उसके पास में रहना है। तो ये कर्ण का डिलेमा था। अभी अर्जुन का डिलेमा क्या है? अर्जुन का भी वैसे ही है। अर्जुन के लिए क्या था? क्षत्रिय धर्म है या कुल धर्म है। कुल धर्म है, अगर ये मेरे ही कुल के लोग हैं उनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ मैं। और क्षत्रिय धर्म है ये जो भी जिससे युद्ध करना पड़ता है युद्ध करना चाहिए। तो अभी कैसे है कि अर्जुन पहले अध्याय में बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करने वाला, और ये बोल के वो अपना धनुष बाजू में रख देते हैं। पर अगर वही करके इंस्टेड ऑफ अर्जुन ने वहाँ पर धनुष बाजू में रखे थे, वो धनुष बाजू में रख के रथ से निकल जाते थे तो फिर भगवत आगे बढ़ती ही नहीं थी। तो कर्ण ने ही डिड नॉट प्रोब एनी फर्दर। जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें लोग कायर मानेंगे, तुम ये कमजोरी कैसे आ गई है, तो अर्जुन ने कहा कि कमजोरी नहीं है। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशो भी प्रत्योत्स्यामि पूजा रावणसूदन। वो भीष्म और द्रोण को मारना न मारना या उसे मारने में हिचकिचाना ये कमजोरी नहीं है, ये नेचुरल, ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है। पर फिर सोचते कि पर युद्ध न करना भी कैसे सत्य है, अच्छी बात है। तो कहते मुझे पता नहीं है। तो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अर्जुना was confused, Karna you could say was confused, but in his confusion Arjuna asked Krishna क्या सत्य है, but Karna informed Krishna he did not ask Krishna। तो लगे मैं ये करने वाला नहीं हूँ। तो महाभारत कृष्णा pulled Karna into hug and said then we will meet in the battlefield। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कर्ण, और जो उसने रिजेक्ट कर दिया। और ये रिजेक्शन के कारण जो है उसका जो अधर्म है, उस हिज पैक्ट विथ अधर्मा एंड हिज पैक्ट विथ डेथ गॉट सील्ड। ही कुड हैव रीजन डिफरेंटली, ही कुड हैव सेव्ड नॉट ओनली हिमसेल्फ, ही कुड हैव सेव्ड दुर्योधन ऑल्सो, पर अनफॉर्चुनेटली उसने वो नहीं किया। यहाँ पर किसी बात को कुछ सवाल करना है? अभी तक हमने जो चर्चा किया, या कुछ और सवाल है आपको, या फिर हम कंटिन्यू करें? Maybe we should stop. Everybody is getting bored now. आप सबको ये हमारे डिस्कशन से आपको कुछ लाभ मिल रहा है? आपको वो कुछ क्लैरिटी मिल रहा है? मुझे तो अभी एक जो अल्टीमेट क्वेश्चन आता है कि 17वें दिन पे जब युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन का, सो अर्जुन क्या कर्ण को सीधा नहीं मार सकते थे? और कृष्ण ने तो फिर चीटिंग करके ही मारा ना। तो फिर कृष्णा इज पोर्ट्रेड एज बायस्ड बिकॉज ऐसा लगता है, और इसीलिए फिर बाहर के लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि तो इससे उनको वो फ्यूल मिल जाता है कि कर्ण को वो दिखाए कि वो जो है आदित्य प्रभु है। ओके। सो अगर अर्जुन सीधा मार सकते थे कर्ण को, तो फिर ऐसा कुछ मसाला मिलता नहीं किसी को। एट द सेम टाइम ऐसा भी सुनने में आता है कि कर्ण को कुछ भूमि देवी का श्राप था, और उसकी वजह से वो रथ भूमि में चला गया, और वो परशुराम का भी श्राप उनको लगने वाला था। तो फिर ये सब विधि का विधान था। तो उस मोमेंट को हम कैसे समझे फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स?
जब कर्ण का 17 दिन वध होता है तो इसमें कैसे है कि महाभारत में एक तरह से द पांडवास आर द गुड गाइज। तो पांडव जो है वो धार्मिक है, वो नेक है, पर ऐसे होता है कि सुबह बताया था ना कि एक है मॉरल रियलिटी, दूसरा है फंक्शनल रियलिटी। तो ये एक सवाल आता है कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए या फॉर अ गुड पर्पस डू गुड पीपल समटाइम्स हैव टू डू बैड थिंग्स। कि अभी अच्छा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इफ गुड पीपल डू बैड थिंग्स देन इज दैट बैड। और अगर अच्छे लोगों को कुछ बुरा करना पड़ता है, वो किस हद तक बुरा करके वो खुद बुरे नहीं बन जाते। अभी ये कैसे है कि पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध तक उन्होंने कुछ क्वेश्चनेबल नहीं किया है। एक कह सकते हैं कि एक ये है कि जब दुर्योधन गिर जाता है माया सभा में तो वो हंसते हैं, पर क्या है कि वो ऐसे नहीं कि उन्होंने खुद षड्यंत्र बनाया बराबर यहाँ पे पानी गिरा के रखना है, वो जब वहाँ पे गिर जाएगा तो हम सब देख रहे हो कि हम सब उस पर हंसेंगे। नहीं, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए कुछ योजना नहीं बनाई थी, वो ऐसे हो गया। वो एक छोटी सी गलती कह सकते हैं, और वो टेम्पररी थी, इंटेंशनल नहीं थी, सर्कमस्टेंशियल थी, वो परिस्थिति के कारण हो गई। पर जब युद्ध होने लगता है तो अभी युद्ध में एक तरह से अभी हम कह सकते हैं कि भीष्म को जो मारा जाता है क्वेश्चनेबली मारा जाता है। उसके बारे में हम चर्चा कल सुबह करने वाले हैं। बट उसके बाद जो होता है, जो 13वें दिन अभिमन्यु को मारा जाता है, तो कैसे होता है कि जो वॉर कोड्स होते हैं कैसे युद्ध करना चाहिए उसको थोड़ा बहुत वायलेशन होते रहता है। अभी कैसे है कि कोई गेम है, अभी क्रिकेट मैच अगर होता है तो क्रिकेट में स्लेजिंग होता है, तो स्लेजिंग ये अच्छा नहीं है, पर वो एक एक्सेप्टेड हो गया गेम का पार्ट का। तो थोड़ा रूल्स को बेंड करना, मतलब क्या है कि अभी एक है कि इसमें ट्रिकिंग और दूसरा है चीटिंग। तो ट्रिकिंग और चीटिंग क्या ये सेम है? नहीं। अभी दूसरे को ट्रिक करना ये जो है ये वास्तव में क्लेवरनेस का लक्षण है। मतलब क्या, कोई फास्ट बॉलर आता है, बहुत तेज़ी से दौड़ के आता है और फिर लास्ट में एकदम स्लो बॉल कर देता है, तो बैट्समैन बैट घुमा देता है, बाद में बॉल आराम से आके क्लीन बॉल कर देता है उसको। तो क्या ये चीटिंग है? ये क्या है? ट्रिकिंग है। तो ट्रिक्स आर अलाउड। इनफैक्ट ट्रिक्स आर अ साइन ऑफ एक्सपर्टीज एंड क्लेवरनेस। कोई बॉक्सिंग फाइट कर रहा है, अगर पूरा ऐसे बिल्ड कर रहा है कि लगने वाला है कि इस साइड से आक्रमण करने वाला है, फाइनल पंच इधर से आने वाला है और तभी वो उधर से पंच मार देता है, तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है वो ट्रिकिंग है। तो ट्रिकिंग जो है दैट इज अलाउड, और चीटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। तो अभी ट्रिकिंग और चीटिंग में कितना फर्क है? एक रूल्स चेंज हो सकते हैं। जब रूल्स चेंज हो जाएंगे तो फिर शायद ऐसे हो सकता है कि भविष्य में बोलेंगे कि अभी किसी के कोई बॉलर है, वो सीधा बैट्समैन के बॉडी पे ही बॉल डाल देता है बैट्समैन को इंज्योर करने के लिए, तो क्या वो अलाउड है? अभी बोल सकते हैं कि एक बाउंसर डालेगा वो, तो वो अलाउड है। अगर ओवर में 6 बाउंसर डालता है वो सीधा, तो फिर क्या है? वो अलाउड नहीं है, लिमिट होते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं। तो एक है ट्रिकिंग, दूसरा है चीटिंग। तो अभी इसका क्लियर डिफरेंस कहाँ आता है? अभी 14वें दिन जब कृष्ण सूर्य को ढक देते हैं टेम्परेरी, क्या वो चीटिंग था या ट्रिकिंग था? अभी वो चीटिंग हो सकता था अगर जब सूर्य को ढका हुआ है तभी अर्जुन तीर मारते थे, पर कृष्ण क्या करते हैं, वो जब वो सूर्य अस्त हो गया ये देख के क्या होता है,
वो सारे कौरव विजय घोष करने लगते हैं, अरे अर्जुन तुम तो हार गए अभी। अभी जयद्रथ जो किसी कायन के समान सारे बाकी योद्धाओं के पीछे छिपा हुआ है, वो सामने आता है, तुम मुझे मारने वाले थे, मैं तुम्हारी सीता जलाऊंगा अभी। और आगे आता है, तभी क्या करते हैं कृष्ण, वो सूर्य को बाजू कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वो देखो सूर्य, वो देखो जयद्रथ, मारो उसको तीर। तो फिर सबके सामने अर्जुन तीर मार के जयद्रथ को मार डालता है। तो ये क्या है, ट्रिकिंग है। तो ट्रिकिंग इज अलाउड। तो पर अभी जो अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो ट्रिकिंग था या चीटिंग था? जब 6 योद्धा साथ में आके एक योद्धा पे आक्रमण करते हैं, वो चीटिंग है। तो हम कह पांडवों ने भी कुछ क्वेश्चनेबल कार्य किए हैं युद्ध में, बट जो अभी भीष्म को मारा उन्होंने शिखंडी के पीछे रखे, वो क्वेश्चनेबल कह सकते हैं, पर एक तरह से भीष्म ने ही वो बताया था कि दिस इज द वे ओनली यू कैन किल मी। तो वो किस हद तक सही है नहीं है और वो हम बात कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ क्वेश्चनेबल बट इज़ क्लियरली नॉट चीटिंग। भीष्म ने बोला तुम ऐसे कर सकते हो, दिस इज द वे, ये लूप होल है मुझे मारने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करते हो। पर जो इसी वॉर में जो पहला मेजर, अगर हम फुटबॉल में फाउल कहते हैं, जो रेड कार्ड दिखा देते किसी को, जैसे मेजर फाउल जो था वो कौरवों ने किया जब अभिमन्यु को मारा उन्होंने। और फिर उसके बाद जब तक भीष्म कमांडर थे ना, तब तक कुछ हद तक रिस्ट्रेंट था। वो कौरवों को भी जो फाइट करा रहे थे वो यूज्ड टू मेक देम फाइट विद सम रिस्ट्रेंट। पर बाद में कैसे था कि द्रोण उनके गुरु थे, पर फिर भी अल्टीमेटली क्या है, द्रोण वॉज ऑन दुर्योधन पेरोल, कि उनके गुरु है पर क्या है, वो उनके नौकर जैसे है। सो जो अथॉरिटी भीष्म दुर्योधन पे रख सकते थे, वो द्रोण नहीं रख सकते। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। पर 13th डे को कौरवों ने सबसे बड़ा फाउल किया है पूरे युद्ध में। उतना बड़ा फाउल जो होता है बाद में अश्वत्थामा ही करता है युद्ध के एंड में, क्या उससे बड़ा होता है वो। तो अभी अर्जुन ने जो किया क्लियरली वो क्वेश्चनेबल है। कर्ण जो है ही इज नॉट, वो रथ पे नहीं है, और रथ पे नहीं है तभी किसी पर प्रहार करना वो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। बट एग्जैक्टली वो ही जो ऑफेंस है वही कौरवों ने सबसे पहले अभिमन्यु के साथ किया है। अभिमन्यु रथ पे नहीं था तभी उस पर आक्रमण कर रहे थे वो। और उतना ही नहीं तो मतलब जो तुमने शुरू किया है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, तुमने पहले ऐसे किया। फिर दूसरा है कि वास्तव में उसी दिन वैसे ही होता है कि जो कर्ण सर्प अस्त्र से अर्जुन को मारने का प्रयास करता है, तो जब वो सर्प अस्त्र इस्तेमाल करता है तो उसमें सर्प अस्त्र शक्तिशाली होता है, पर अर्जुन को क्या लगता है, अर्जुन को इस सर्प अस्त्र की शक्ति का अंदाज़ा नहीं होता है। तो अभी जब कोई दूसरा योद्धा अगर आपको तीर मारता है तो उसको कैसे डील करना है, उसके अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अभी एक है कि उसका प्रतिकार करो, शायद आपने रामायण में देखा होगा, 2 तीर आके आते वो कोलाइड होते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका प्रतिकार होता है। अभी जैसे अभी जो ईरान अभी मिसाइल छोड़ रहा है, तो अभी ये अमेरिका है या इजराइल है, वो उसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मतलब क्या है, दूसरा मिसाइल आ रहा है उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। एक है उसको इंटरसेप्ट करना, दूसरा है उसको डॉज करना। तो उसके लिए सारथी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सारथी एक्सपर्ट है तो दूसरा तीर आ रहा है उसको डॉज कर सकता है। पर क्या है, वो सारथी और जो योद्धा है उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर योद्धा भी युद्ध कर रहा है उस समय सारथी ने अचानक रथबाजी को कर लिया तो योद्धा का जो एम है वो भी चूक सकता है। इसलिए अर्जुन को ही वांटेड कृष्णा एज ए चैरियटर, नॉट बिकॉज कृष्णा वाज गॉड, बिकॉज कृष्णा वाज एक्सपर्ट चैरियटर आल्सो। दूसरा है डॉज करना, और तीसरा है उसको टॉलरेट करना। मतलब क्या, ठीक है वो आके मुझे कुछ घायल करेगा पर मेरा कवच संभाल लेगा, या मैं उसको सहन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रतिकार करने जगह पे मैं उसके प्रहार करूँगा। तो अभी कई बार होता है कि जो इंटरसेप्टर में कोई मिसाइल आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो लगाते जो इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत महंगा होता है। तो बोलेंगे ठीक है ये ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे इतना डैमेज नहीं होने वाला है, तो उसको आने दो यहाँ पे।
तो वैसे जो सर्पास्त्र जब आता है तो अर्जुन क्या करता है, देखिए आई जस्ट टॉलरेट दिस। तो तभी जब वो ऐसे बोलते हैं तो कृष्ण समझते हैं कि सर्पास्त्र बहुत डेडली है ये। तो कृष्णा बैंग्स हिज लेग ऑन द साइड ऑफ द चैरियट, और उससे क्या होता है, अर्जुन का चैरियट जो है जमीन में के अंदर चल जाता है। और जो सर्पास्त्र जो होता है जो अर्जुन के सर को काटने वाला होता है, वो क्या होता है, वो अर्जुन नीचे चले जाते हैं तो अर्जुन के जो क्राउन है उसका डायडेम जिसको कहते हैं उसको नॉक ऑफ कर देता है, बट अर्जुन सर्वाइव्स। अभी यहाँ पे कैसे है, शाल्य कर्ण को बोलता है कि तुम अर्जुन के सिर को मत मारो, तुम अर्जुन के छाती पे मारो। ये क्यों छाती पे मारो, क्या है, अगर छाती पे तीर मारते हैं तो थोड़ा चूक भी जाता है, ऊपर जाएगा तो गला है, वहाँ पे भी घातक हो सकता है, नीचे जाएगा तो पेट है, वहाँ पे भी घातक हो सकता है। पर सिर पे मारते हैं तो गले पे मारते हैं, गला नहीं है तो क्या नॉर्मली जो हेड होता है वो काफ़ी थिक होता है, उसके लगाते जाता है इंजरी नहीं होगा, मिस हो सकता है। पर कैसे है कि अभी क्रिकेट मैच में अगर आप मैच विनिंग शॉट है वो आप एक सिंगल मार के आप जीत सकते हो, आप छक्का मार के जीत सकते हो। तो क्या है, दोनों जीती है, पर सिक्सर मार के जीतना मतलब क्या, वो स्पेक्टेकुलर है। तो कभी क्या होता है, कोई बैट्समैन होता है वो सिक्सर मारा जाता है और सिक्सर मारने से आउट हो जाता है और वो जीती हुई बाजी हार जाता है, ऐसे हो जाता है कभी। तो क्या है, अभी किसी और योद्धा को मारना है तो छाती में मारना क्या है, वो एक सिंगल प्ले करके जीतना है। पर गला काट देते हैं तो छाती मारा गया तो वो खड़ा है गिर जाता है, पर गला काट देते तो क्या सब योद्धा देख रहे हैं कि इसका गला उड़ के कहीं तो भी गिर गया हो, तो वो स्पेक्टेकुलर होता है। तो कर्ण वो स्पेक्टेकल चाहता है। तो उसमें क्या होता है, कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। अभी एक क्यों बता रहा हूं मैं कि इस समय अर्जुन का रथ भी जमीन में फंसा होता है, तो अभी अर्जुन को भी अपना रथ उठा के बाहर निकालना पड़ता है। तो इस समय अर्जुन नहीं कहते ए कर्ण रुक जाओ, तुम मैं जब बाहर नहीं आया तो मुझे तीर मत मारो। अर्जुन डज नॉट एक्सपेक्ट दैट, अर्जुन डज नॉट आस्क फॉर दैट। अर्जुन तुरंत तीरों का प्रवाह करते हैं, कर्ण उससे थोड़ा टेम्परली ओवरवेल हो जाता है, उसे जब तक अर्जुन डील कर रहे वो कूद जाते हैं नीचे, अपना रथ बाहर निकाल लेते हैं और वो वापस युद्ध करने के तैयार हो जाते हैं। तो अभी जो युद्ध जो हो गया है, डेफिनेटली जो अर्जुन ने किया वो क्वेश्चनेबल है, बट उतना ही या उससे बुरा कौरव ने किया ना। कौरव जनरली नहीं, कर्ण वॉज अ पार्ट ऑफ द 6 वॉरियर्स हु अटैक्ड अभिमन्यु। तो कर्ण ने खुद वो अर्जुन के पुत्र के साथ किया है, कर्ण ने वही अर्जुन के साथ भी किया है। ना हैविंग सेड दैट, अभी जैसे मैं कर्ण क्या है कि इट सीम्स ही इज हाईली, कर्ण जो है वो हाईली अनप्रिपेयर्ड है। क्या है कि फाइनल बैटल होने वाला है, उसको पहले से पता है कि एक शाप के कारण मेरा रथ जो है वो जमीन में खींचा जाएगा। तो अभी यहाँ पे भी रथ ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, रथ को रिप्लेस नहीं कर सकते। ही कुड हैव केप्ट अ बैकअप रथ, isn't it? अभी उसको पता है रथ जमीन में जाने वाला है, ये शाप है, तो अभी वही रथ को बाहर निकालने का प्रयास करने की जरूरत क्या है? couldn't he have planned for that? शाल्य के साथ बात करके फिर ऐसे कि अब ये रथ फंस गया, दूसरा रथ में बैठ जाओ। और कई बार योद्धाओं को ऐसे करना पड़ता है कि शायद दूसरा योद्धा उनके रथ को तोड़ देता है तो उनको दूसरे रथ के रथ में जाकर बैठते हैं। तो ही अनफॉर्चुनेटली उसे प्रिपेयर नहीं किया और वही रथ को भी बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है। अभी ये एक सत्य है कि उस समय पे वो अपना जो मंत्र है भूल जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र उसका मंत्र भूल जाता है, उसका रथ जमीन में फंस जाता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि फेट इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम, जो नियति उसके खिलाफ है। पर ये होने वाला है, ये पहले से पता है। अगर ये एकदम अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है तो बात अलग है। अगर आपको पता है पहले से ये होने वाला है तो फिर आपको कुछ करना चाहिए।
तो मान लीजिए किसी को कोई क्रिकेट प्लेयर है, शायद उसको डायबिटीज़ है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उसको अगर उसको प्रिपेयर करने को स्पेशल ड्रिंक्स लेना चाहिए, तो ड्रिंक्स का उसने ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अगर नहीं करता है और फिर वो क्रिकेट में बैटिंग करते करते बेहोश हो जाता है और फिर वो टीम हार जाती है, हाउ कुड यू नॉट प्रिपेयर फॉर इट? सो दैट इज फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, उसने प्रिपेयर नहीं किया। नाउ वॉज इट द राइट थिंग टू डू? भी कैसे है कि करना क्या कुड अर्जुना डिफीटेड कर्णा इन अ फेयर फाइट? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कर्ण और अर्जुन में, कई बार ऐसे बोलते हैं कर्ण वॉज द ग्रेटर वॉरियर, पर देर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट। कर्ण और अर्जुन में जो भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें एक भी बार कर्ण अर्जुन पे हावी नहीं हुआ है, नॉट इवन वंस। उनमें क्या क्या एनकाउंटर होते हैं, जो अगर हम देखते हैं अर्जुना वर्सेस कर्ण, के एस कृष्णा, अर्जुना वर्सेस कर्ण। तो पहला जो होता है वो द्रोणाज एग्जीबिशन में होता है। उसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं वो 0-0, वो एक ड्रॉ हो जाता है दोनों में। फिर उसके बाद में जो दूसरा एनकाउंटर जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, वो द्रौपदी के स्वयंवर में, पर उसके पहले वो फाइट अगेंस्ट द्रुपदा। मतलब क्या होता है, जब ये एग्जीबिशन खत्म हो जाता है तो द्रोण, जो दोनों पांडव कौरव द्रोण के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हम क्या दक्षिणा दे सकते हैं? तो वो कहते हैं कि तुम द्रुपद को गिरफ्तार करके ले आओ। जब ऐसे बोलते हैं वो, तो तभी कौरव जाते हैं उसको, और कौरव के साथ कर्ण भी जाता है और द्रुपद उनको हरा देता है। फिर उसके बाद में अर्जुन जाते हैं और अर्जुन द्रुपद को हरा देते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं ये एक इनडायरेक्ट है, पर इनडायरेक्ट क्या है, अर्जुन इज ग्रेटर देन कर्ण। दोनों में फाइट डायरेक्टली नहीं हुआ है। तीसरा है द्रौपदी स्वयंवर। अभी यहाँ पे एक तरह से दो प्रसंग है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ महाभारत के वर्णन में आता है कि कर्ण को वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता है, उसको मौका नहीं दिया जाता है। माधवाचार्य, उनके माधवाचार्य तात्पर्य कहते हैं कि उसको क्वेश्चन करते हैं कि इज़ ही अलाउड, पर तभी दुर्योधन गुस्सा हो जाता है, बोले ही इज़ अ किंग, शुड अलाउ हिम। तो उसको अलाउ करते हैं, पर वो उसको क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए वो थोड़ा एजिटेट हो जाता है, उसको कॉन्संट्रेशन होता है, मिस करते हैं उसे। वॉट एवर हैपन्स, इट्स फॉरगेट दैट पार्ट। कि उसके बाद में जब सारे राजा द्रुपद पे आक्रमण करने आते हैं, तो तभी भीम और अर्जुन को उनको डिफेंड करते हैं। तो तभी शाल्य और भीम में युद्ध होता है, बाद में एंड में कर्ण और अर्जुन युद्ध होता है, तो वो भी ड्रॉ होता है। फिर उसके बाद में अभी मतलब ये 0-0 कह रहे हैं, तो इसको हम वी कैन पुट 1 and 0, बट लेट्स पुट दिस 1 इन अ ब्रैकेट। मतलब क्या है, वो इनडायरेक्ट है। फिर तीसरा जो होता है उनका इनकाउंटर कब होता है, वो फाइट विद गंधर्वस। जब जंगल में होते हैं तो तभी दुर्योधन अपना संपत्ति दिखा के कौरवों को, वो पांडवों को ह्यूमिलेट कर जाता है। तो वहाँ पे गंधर्व से युद्ध करता है। तो गंधर्व से युद्ध करते करते क्या होता है, कर्ण घायल हो जाता है, वहाँ चले जाता है दोनों। फिर दुर्योधन गिरफ्तार हो जाता है। फिर अर्जुन और भीम आते हैं, वो गंधर्वों को हराते हैं। तो यहाँ पे मतलब गंधर्वों ने कर्ण को हराया, अर्जुन ने गंधर्वों को हराया। तो ये भी हम कह सकते हैं ये 1 और 0। फिर भी हम कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट है। द मोस्ट डायरेक्ट कब होता है, विराट में होता है। विराट में जो होते हैं, अर्जुन अकेले होते हैं और सारी कुरुसेना होती है, और कुरुसेना से अलग अलग योद्धा आके अर्जुन से युद्ध करते हैं। एक कोई भीष्म आते हैं, द्रोण आते हैं, कभी दुशासन आता है, कभी कर्ण आता है। कर्ण 2 बार प्रयास करता है और फिर भी कर्ण दुर्योधन से हार जाता है, घायल होके पीछे रहता था। तो दिस इज द क्लीनेस्ट फाइट। इसमें ये एकदम क्लियर था।
क्यों क्लियर था यहाँ पे? वो क्या है कि डायरेक्टली उन दोनों में ही फाइट हुआ है। और यहाँ पे एक तरह से अर्जुन को अकेले कर्ण से युद्ध नहीं करना था, सब साथ में उस पर अटैक नहीं करते हैं, एक एक करके अटैक करते हैं। पर फिर भी क्या होता है, इसी कोई एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर से फाइट कर रहा है, एक ही बॉक्सर उस पर आक्रमण करता है, पर हर एक बॉक्सर से युद्ध कर थक जाते हैं। फिर दूसरा बॉक्सर अटैक करता है, उससे भी फाइट करना है, तीसरे बॉक्सर से फाइट करना है, कब तक आप फाइट करते हो, थक जाओगे। तो फिर मतलब क्या है, यहाँ पे कर्ण के फेवर में बहुत कुछ था, अर्जुन के फेवर में कुछ भी नहीं था, उनके अपोज था। सो दिस वॉज द क्लियरेस्ट वे। तो एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है वेयर कर्णा डिड एनीथिंग बेटर देन अर्जुन। तो वह पॉइंट ये है कि अर्जुन कुड हैव डिफीटेड कर्णा बाय अ फेयर फाइट। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो नहीं कर पाते थे। पर व्हाट वाज कृष्णाज रीजनिंग एट दैट टाइम? तो कृष्ण का रीजनिंग ये था कि दिस वॉर हैज गॉन टू फार नाउ, बहुत समय तक युद्ध चला है, तुम्हें जीतना है, ये अपॉर्चुनिटी मिल गया है, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो जब कर्ण कहता है कि अनैतिक विचार मत रखो तुम, मैं जब रथ पे नहीं हूँ तो मुझ पर आक्रमण मत करो, तो कृष्ण जवाब देते हैं, कर्ण ये तो बड़ी भाग्य की बात है, तुमको नीति याद आ रही है आज। क्या वही नीति थी जिससे तुमने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया? क्या वही नीति थी जिससे तुमने अभिमन्यु का वध किया? क्या वही नीति थी जिससे तुमने पांडवों को जलाने का प्रयास किया? अगर वही नीति है तो अर्जुन वही नीति आज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वन ऑफ द थिंग्स दैट कृष्णा इज टीचिंग इन माई अंडरस्टैंडिंग, लास्ट में आई मेक इट ओवर हियर, कि कृष्ण एक तरह से कलयुग आ रहा है और कलयुग में कभी कभी युद्ध करना होता है। सो यू कैन नॉट लेट योर सेल्फ बी आइडियलिस्टिक। आइडियलिज्म के कारण व्यक्ति जो है वो खुद को, दैट पर्सन कैन गेट इनटू ट्रबल। जैसे ये कृष्ण सिखा रहे हैं एक तरह से, दिस वे बी टुमारो विल टॉक अबाउट मोर, कि आइडियलिज्म और रियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब आइडियलिस्टिक ऐसे ही करना चाहिए, ये आइडियल से ऐसे ही करना है। रियलिज्म मतलब ये ऐसा युद्ध होता है, ऐसे वास्तव में ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे किया जाता है। तो अभी इन दोनों में टेंशन होता है, हमेशा एक डिस्टेंस रहता है, टेंशन रहता है। तो इन वन सेंस कृष्णा इज सेटिंग एग्जाम्पल फॉर कलयुगा। ये कलयुग में शठो शठ्यम, कि अगर आपके शत्रु जो है वो अगर वो कनिंग है, वो धूर्त है, तो आपको, अगर आप केवल प्रिंसिपल रहोगे तो आप हार जाओगे। तो यू हैव टू बी रेडी। जो अपॉर्चुनिटी मिल गया है, डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, फिनिश इट ऑफ राइट नाउ। सो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए एक सरेंडर था कृष्ण के प्रति। मैं ऐसे नहीं मानूंगा उसको, मैं उसको क्लीन विक्ट्री प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, आगे कह सकते थे। बट बोले कि दिस वॉर हैज़ गॉन फॉर इनफ, एंड इट नाउ, कि ये अभी इसको और बढ़ाओ मत, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं हमको, बेटर फिनिश इट ऑफ। सो मतलब टू समराइज ऑल दिस, लेट्स मेक 3 पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कि was it immoral, और let's put it this way, क्या was it wrong, क्या वो wrong था? मैंने बताया कि no worse than कौरवास, जो कौरवा ने किया है उससे और कुछ बुरा नहीं है, और कौरवाज ही नहीं, केवल खुद कर्ण ने जो किया है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये एक क्रिकेट में, फुटबॉल में फाउल हो जाता है कभी कभी, तो अरे तुमने ऐसा फाउल कैसे किया, अरे उन्होंने पहले से किया है। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने ऐसा किया जो इतना बुरा कार्य किया, कभी किसी ने किया नहीं है, ऐसे नहीं। नो वर्स देन एनीवन एल्स। एंड नाउ वाज इट एडमिशन ऑफ इंफीरियॉरिटी, कि क्या है कि अर्जुन वास्तव में
अर्जुन को पता था कि आई एम नॉट अ गुड इनफ वॉरियर, इसलिए मैं जीत नहीं सकता हूँ, इसलिए ऐसे ही करके जीतना है। तो डेफिनेटली नो, डेफिनेट हम कह सकते हो, क्योंकि अर्जुन ने बार बार कर्ण को हराया है, कर्ण ने एक बार भी अर्जुन को नहीं हराया है। तो फिर क्या है, वॉज इट नेसेसरी कि क्या वैसे ही जी सकते थे? तो नो, बट इट वॉज दो चीज़ें, सेट एन एग्जाम्पल और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगर ये कर सकते हैं, ये युद्ध को अभी एंड कर दो। डोंट लेट योर प्रिंसिपल्स कम इन द वे ऑफ विनिंग द वॉर। तो अभी महाभारत का जो मोरालिटी है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो उसमें शेड्स ऑफ ग्रे है, पर क्या है कि वो जस्टिफाइबल ग्रे है। जो कृष्णा कुड हैव टोल्ड अर्जुन टू वेट एंड विन विद कर्णा फेलियर, कर्णा जीत भी सकता था, बट कर्णा ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, ही डिड नॉट हैव बैकअप प्लान फॉर प्रॉब्लम दैट वर गोइंग टू कम। एंड जो मोरालिटी वो अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने वो खुद मोरालिटी नहीं दिखाई थी। थैंक यू प्रभु जी कि आपने करुणा का लाइफ में से और उनके कुछ इंसिडेंट्स को आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण करके हमें एकदम क्लैरिटी दिया। मुझे डिवोटीज को बताना है कि हमें इतने डिस्क्रिप्टिव और इंसाइटफुल क्लासेस ऐसे इस टॉपिक्स पे नहीं मिलेंगे जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं प्रभु जी के साथ। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मुझे आपसे एक सवाल करना है which is different from this. It is a little personal question, which will last question, which will help us in our brahmacharya life. Like you have some physical challenges, फिर भी आपने आश्रम ज्वाइन किया, and you have not only survived the ashram but you have thrived in the ashram. So हम देखते हैं ISKCON के ब्रह्मचारी का जो माइंडसेट होता है, तो कभी कभी वो बहुत छोटे छोटे रीजन से वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंटरपर्सनल डीलिंग्स हो आश्रम में, और फिर उनको आश्रम छोड़ के जाने का विचार आता है या तो वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आप जैसे हम शाइनिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं ISKCON में, तब लगता है कि ISKCON में एक आप जैसे डिवोटीज हैं कि जो who are like sold out to Prabhupada's mission, कि at all cost जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और कुछ ऐसे भी है कि like for some small reasons they quarrel और उनके अंदर वो छोड़ के जाने का भाव आता है। So what would you share from your understanding of Krishna consciousness कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये ब्रह्मचारी इसको कैसे ये मूड इम्पैक्ट करना चाहिए डिस्पाइट वैलिड रीजन, डिस्पाइट apparently valid reasons to leave the ashram? अच्छा, कैसा है कि जो पर्सनली अभी मुझे कच्चर लगते चलने के लिए कोई मुझे देखता है जिसको सबसे पहले वो दिखता है, पर मेरे दिमाग में जो है इट डज़ नॉट ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस। मेरे लिए जो क्रचेस है मेरे ग्लासेस के समान है, चश्मे के ना दिखता नहीं मुझे कुछ, पर ऐसे नहीं चश्मा पहनना पड़ता, चश्मा पहनते चश्मा पहन लो चलो, वैसे ही क्या है क्रचेस यूज़ करो चलो। तो आई हैड वेरी गुड पेरेंट्स, माई मदर वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। जब मैं छोटा था तो मैं 2.5-3 साल का था, तभी मेरी कोई हमारे घर में रिश्तेदार आए थे जो सांस करते थे, माँ को बहुत बुरा हो गया था, बच्चे को पोलियो हो गया। तो मेरी माँ ने तभी कहा था कि जो भी उसको शारीरिक स्तर पे कमी होगी भगवान उसको बौद्धिक स्तर पे दे देंगे। तो वो जो वाक्य है मेरे मन में रहे हैं कि आई हैव सम गिफ्ट्स और वो यूज़ करना है मुझे। तो इसीलिए जब मैं ज्वाइन भी किया तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, हॉस्टल में रह रहा था, आई वाज जस्ट लिविंग अलोन, आई डिड नॉट मच नीड सच सपोर्ट। तो ये फिज़िकल हैंडीकैप मेरे मन में कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं था, पर
जैसे अभी आपने सवाल पूछा 2-3 महीने पहले, मुझे एक भक्त ने वही सवाल पूछा था। तो फिर मैं सोचा कि वो मेरे मन में बड़ा ऑब्स्टिकल भी था नहीं, इसके कारण रहना है नहीं रहना है। पर रात में पुणे में ज्वाइन किया था, मैंने राधेश्याम को पूछा फिर क्या वॉज दिस अ फैक्टर फॉर यू, कि जब आपने मुझे एडमिशन दिया आश्रम में, क्योंकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब आया था मैं तुम्हारा डेडिकेशन देख रहा था, तो मैं सोचा कि भगवान आपको परमात्मा इंस्पायर कर रहे हैं, तो इसे आई फेल्ट दैट आई शुड लेट यू इन द आश्रम। तो तभी मैं सोचा, इट वाज द फर्स्ट टाइम स्ट्रक मी कि मैं आश्रम में आया हूँ, मैं कह सकता है मेरा सैक्रिफाइस है, मेरा कमिटमेंट है ये, बट इट इज़ ऑल्सो द रिस्क दैट समवन एल्स टुक टू एक्सेप्ट मी इन द आश्रम। जब हम प्रभुपाद जी के बारे में विचार करते हैं कि अभी प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, वो एक रिस्क था, क्योंकि क्या है कि वो इनिशिएट कर रहे थे लोगों को, और अगर वो लोग बुरा कार्य कुछ करते हैं या उनका पद में आता है, तो उसे प्रभुपाद जी रिस्क ले अपने रेपुटेशन की प्रति। सो इन वन सेंस इफ अगर हम आश्रम में आ रहे हैं, तो वो हम केवल हमारा सैक्रिफाइस नहीं है, कोई और रिस्क ले रहा है हमारे लिए। मतलब वो ये ट्रस्ट कर रहा है कि वी विल बी वर्दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रभुपाद एंड परंपरा एंड कृष्ण। अभी हर भक्त एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पर जो आश्रम में होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसीलिए कहते जी, जो ये मैंने राधेश्याम को खत लिख मैं व्हाट्सएप पर मेरे दिखा रिप्लाई किया, तो इस ट्रक में क्या था, क्या है कि जो हमारा ग्रैटिट्यूड होता है वो 3 स्तर पे होता है। एक है ग्रैटिट्यूड कि वॉट वी फील ग्रेटफुल फॉर, अरे ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, मुझे इसके लिए कृतज्ञता लगती है। दूसरा है वॉट वी नो वी शुड फील ग्रेटफुल फॉर, कि इसके लिए मुझे कृतज्ञता लगनी चाहिए पर लगती नहीं है, क्योंकि ये कृतज्ञता एक भावना है। कभी कभी भावना आती है पर कभी कभी भावना नहीं आती है, वॉट आई शुड फील ग्रेटफुल फॉर। बट तीसरा है वॉट वी डोंट इवन नो वी शुड फील ग्रेटफुल फॉर, कि किसी ने कुछ मेरे लिए किया है पर तो ये तीसरा कैटेगरी भी महत्वपूर्ण है। तो जब हम आश्रम ज्वाइन करते हैं तो ये केवल हमारा सैक्रिफाइस नहीं है, ये जो आचार्यों ने प्रभुपाद जी ने प्रचार करके, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, प्रभुपाद डिसाइपल ने, वो उनके हमको सुविधा दी है, वो महत्वपूर्ण है समझना। एंड आई थिंक एक तरह से कई बार ये जो आश्रम ज्वाइन करना, इसको ब्रह्मचारी बनना, इसको कई बार हम ओवररेट कर देते हैं कि इम्पोर्टेंस ये है कि कृष्ण के लिए सेवा करनी है। और अगर कोई इस भाव से आता है कि आई वॉन्ट टू सर्व कृष्ण, तो फिर वी विल जनरली फाइंड कि ब्रह्मचर्य आश्रम इज द बेस्ट प्लेस टू सर्व कृष्ण। ऐसे नहीं कि गृहस्थ आश्रम में सेवा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं रह पाता है तो वो फेलियर नहीं है। इसीलिए डोंट मेक स्टेइंग एज अ ब्रह्मचारी एज द गोल ऑफ लाइफ। हमें कृष्ण की सेवा करनी है, और कृष्ण की सेवा के लिए ब्रह्मचार्य आश्रम बहुत अनुकूल है। बट द मोर वी बिकम अट्रैक्टेड टू, इवन अटैच टू सम सर्विस, तो वो सर्विस के कारण क्या होता है, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बियरेबल हो जाते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रॉब्लम जैसे आप बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, दूसरे भक्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को जैसे डिसीजन करती है जो हमको आज पसंद नहीं है, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, ये होता है, बहुत कुछ होता है। तो मतलब जो नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं वह ब्रह्मचारी लाइफ में भी आने वाले हैं। स्पेसिफिकली गृहस्थ आश्रम में जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली नहीं आएंगे, पर ऐसे नहीं कि ब्रह्मचर्य आश्रम ये आध्यात्मिक जगत में, वो भी भौतिक जगत में ही है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। बट अगर हम देखते हैं कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, उसके लिए अटैचमेंट है, उसके लिए कमिटमेंट है, उसके लिए डेडिकेशन है, तो प्रॉब्लम्स बिकम बियरेबल। तो सबके जीवन में प्रॉब्लम्स तो होते हैं, पर हमारा जो सेवा भाव होता है वो उससे बड़ा होना चाहिए।
पर अगर सेवा भाव से मुझे ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी बन के क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी करके मुझे प्रचार करना है, ब्रह्मचारी मुझे ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी मत करनी है। सो वी शुड नॉट मेक ब्रह्मचार्य एज द एंड्स, इट्स अ रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड सर्विस टू कृष्णा। और वो भी जितना हो सकते हैं और स्पेसिफिकली हम समझें कि व्हाट इज़ द सर्विस आई कैन डू लाइफ लॉन्ग, जो मैं जीवन भर करना चाहता हूँ। वो कुछ भक्त होते हैं वो इजीली डिस्कवर कर लेते हैं, कुछ भक्त होते हैं इतना इजीली डिस्कवर नहीं करेंगे। तो जो टीचिंग में मुझे पहले से रुचि था, मैं इंजीनियरिंग सीखा, मैं MNC में सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था, इवेंचुअली आई वुड हैव बिकम अ टीचर इन सम वे, फैकल्टी में होता है कहीं। तो टीचिंग और राइटिंग मेरे किसी से मेरे जीन्स में ही है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे मैं भगवान की सेवा में करने का मौका मिला। तो इसीलिए फोकस ऑन सर्विस टू कृष्णा एंड फाइंडिंग अ सर्विस दैट इज सो मीनिंगफुल फॉर अस कि इट बिकम्स मेक्स द प्रॉब्लम्स बियर। जो प्रॉब्लम जो आएंगे वो आपको बियर करना है। और ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ है कि हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, और प्रभुपाद जी भी बोला करते थे कि पहले जैसा होता था फर्स्ट जनरेशन में, अगर कोई भक्ति छोड़ के जाता है, कोई मंदिर छोड़ के जाता है, आश्रम छोड़ के जाता है, तो अरे माया में चला गया, उसकी गलती ऐसे बताते थे, तुम ही सहन नहीं कर पाए, तुम ही कमज़ोर थे, तुम माया में चले गए। पर प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को बोला था, तमाल कृष्ण महाराज कई बार कोट करते थे कि अगर कोई भक्ति छोड़ के जाता है, कोई मंदिर छोड़ के जाता है, मंदिर को छोड़ के जाना मतलब भक्ति छोड़ के जाना नहीं है, पर फिर भी वो थोड़ा दूर चला गया है, वो अगर जा रहा है दैट इज़ 50% हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50% आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें भी देखना है हम में क्या कमी है। तो मैं 30 ईयर्स पहले ज्वाइन किया है और अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो आई वुड से ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी को जो फैसिलिटीज़ अभी दी जा रही है, दे आर मच मोर। अभी जब मैं पूना में ज्वाइन किया था तो पूना आश्रम से 3 रूम थे और 3 रूम में हम 100 डिवोटीज रहते थे। तो कैसे पॉसिबल है पता नहीं वो। अब एक रूम में तभी हम लोग 25 ऐसे बंकर्स थे और 4 रोज थे, और फिर उससे चाहो हम एक रूम में कभी कभी 15-20 लोग सोया करते थे। और रूम भी कितना, इट वॉज लाइक ये साउंड बॉक्स है वहाँ पे और वो साउंड बॉक्स है, उतना रूम था वो। सो इट वॉज वेरी स्मॉल। तो उस समय काफ़ी ऑस्टेरिटी था, और ये हम जो ऑस्टेरिटी कर रहे थे ये कुछ भी नहीं था। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में पूछोगे, राधानाथ महाराज बताते कि न्यू वृंदावन में जब रहते थे वो, तो वहाँ पे तो इतना तपस्या था कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट। वैसे था कि उस समय कई भक्तों से उनको ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए समय ही नहीं था। आपको जब करना है, आपको 5 बजे से सेवा चालू होता था, वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन था या कुछ और गार्डनिंग था, गो सेवा था। तो जपा ये आपका प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 5 बजे के पहले आपको पूरा जपा कंप्लीट करके 5 बजे सेवा के लिए रेडी होना था। तो एक तरह से अभी ब्रह्मचारी लाइफ इट्स, आई वुड से इट्स कंफर्टेबल, बट जो ऑस्टेरिटी है वो उतना नहीं है। और भी काफ़ी ऐसे सपोर्ट सिस्टम भी बना रहे हैं, ब्रह्मचारीज का भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और अभी हमारा कांग्रेगेशन भी बढ़ रहा है। हमारे कांग्रेगेशन में डिवोटीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा इनसिक्योरिटी रखना ज़रूरी नहीं है हमको, अरे क्या होगा वो क्या होगा। कि इंडिया में जो है ऐसे कल्चर है, अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो समाज में बहुत लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे डिमांड नहीं करते वो सपोर्ट करें, बट ज़्यादा इनसिक्योर रखने की ज़रूरत नहीं है। सो द इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर सपोर्टिव। और अगर कोई ब्रह्मचारी बनता है, ब्रह्मचारी नहीं रह पाता है, तो भी उसको गृहस्थ बन के भी सेवा करने की बहुत सुविधा है। सो इसलिए ये तो व्हाट आई एम सेइंग इज 2 डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, कि अगर कोई ब्रह्मचारी जीवन पर नहीं रह पाता है तो वो ऐसा फेलियर नहीं है कि ये फेलियर से ह्यूमिलिएट होके उसको मैं ये कभी कर ही नहीं सकता ये सोच के वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाए इसलिए भक्ति नहीं रह पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं सोचना है। ब्रह्मचारी नहीं होंगे तो भक्ति कर सकते हैं। पर ब्रह्मचर्य आश्रम में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो दे आर नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इट वॉज इन द पास्ट। और जो भी उसमें चैलेंजेस है, भविष्य में हमारा मन इनसिक्योर हो जाता है, ये होता है,
उसके लिए काफ़ी सपोर्ट सिस्टम्स है। सो इसीलिए इफ़ यू फोकस ऑन द पॉजिटिव कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली इज अ लॉट ऑफ एडवेंचरस सर्विस अवेलेबल। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। सो डिस्पाइट माई फिजिकल हैंडीकैप मैं विश्व भर में ट्रैवल करके प्रचार कर रहा हूँ। जिनको फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, दे कैन डू सो मच मोर फॉर कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। सभी और आप में से किसी डिवोटीज को अगर प्रभु से मिलना है तो आप मुझे अपना नाम दीजिएगा। प्रभु जी आज तो नहीं मिल पाएंगे, कल प्रभु जी मिलेंगे। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी आज शाम को हमारा यूथ प्रोग्राम है 7:30 to 9।